लिखना एक बहुत ही सुंदर कला है जिसमें लेखक अपने शब्दों की माला में खुद के विचारों को जोड़कर उसे और भी सुंदर और खूबसूरत बना देते हैं। जी हाँ, और आज हम बात करने वाले हैं हमारी शेखावाटी, हमारी सीकर की एक ऐसी लेखिका से जो कि भारत के इतिहास के बारे में बातें करती हैं और अपने विचारों को लिखकर दुनिया तक पहुंचाती हैं। उनका नाम है मनीषा चौधरी जी। मनीषा चौधरी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो कि बखूबी अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखती हैं और इस भारत के इतिहास को और भी खूबसूरत बनाती हैं। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि यू टुक टाइम फॉर अस और आप हमसे बात करने के लिए यहाँ पे आई और हमसे आप बात कर रही हैं। इतनी इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर अस, वी आर टॉकिंग टू सच अ बिग ह्यूमन। फॉर अस यू आर अ बिग ह्यूमन। प्लेजर इज ऑल माइन जानवी, थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि बिलोंगिंग टू दिस स्मॉल प्लेस सीकर, आपने कहा कि आप यहीं पे पैदा हुई, यहीं से आपकी एजुकेशन हुई, जहाँ पे एक करियर रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए कि या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, IAS IPS। कैसे आपने ये डिसाइड किया कि हाँ, मुझे एक लेखिका बनना है, मुझे एक राइटर बनना है? इस चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगी और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि कभी भी आप लोग जब ये कहते हैं कि सीकर एक करियर के लिए बड़ा रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानना चाहती हूँ, क्योंकि सीकर रेस्ट्रिक्टेड प्लेस नहीं है। दुनिया की हर जगह उतनी ही रेस्ट्रिक्टेड है जितना सीकर। हर जगह कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, लेकिन सीकर एक कदीम शहर है जो दुनिया को बहुत कुछ सिखाता रहा है, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट सेंटर रहा है। और अब हम ये कहते हैं कि सीकर को हमने इंजीनियरिंग और डॉक्टर का एक सेटअप बना लिया है, तो मैं कहूँगी जो बच्चे उस रेस में दौड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने उनके दिमाग में एक अच्छे लाइफ का इमेजिनेशन ये डाला है कि तुम पैसे कमाओ और तुम डॉक्टर और इंजीनियर बन के पैसे कमाओ, तो सिर्फ वही पैसा और वही ज़िंदगी एक एडिक्वेट लाइफस्टाइल है, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल है। सो एक जो परफेक्ट का डेफिनेशन है, आई बिलीव सीकर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं सीकर से हूँ, आप सीकर से हैं। एक ऐसा प्रोफेशन चुनना जिसके अंदर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, वो बच्चे पर छोड़ना था। बट यदि उसको रेस्ट्रिक्टेड किया तो कहीं ना कहीं एक सीनियर जनरेशन ने किया। कुछ उसमें वो लोग हैं जिनको अपना पेशा बनाना था। जैसे मैं नाम लूँ फॉर दैट सेक, तो बहुत सारे लोग कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं, ये उनके लिए पेशा था। लेकिन कोचिंग सेंटर चलाने वाले कितने लोग खुद पढ़ाते हैं? वो सिर्फ कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनमें से किसी के पास उसके लिए पैशन नहीं था। टीचर्स पकड़ के लाते हैं और उनको कहते हैं तुम पढ़ाओ और यहाँ से ज़्यादा इंजीनियर और डॉक्टर निकालो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीकर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड हम लोगों ने उसको बना दिया है, कहते हुए कि यहाँ इसी चीज़ की तैयारी होती है, इसलिए तुम यही बनो, घर के कंफर्ट में तुम्हारा सब हो जाएगा। जब यंग एज में बच्चे कंफर्ट से बाहर जाने को तैयार हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स को उनको यही कहना चाहिए, यस गो एक्सप्लोर एंड फ्लाई। रेस्ट्रिक्टेड आप लोगों ने ही कर दिया, जिसे मैं कहूँ आप लोगों ने इन द सेंस जिन लोगों ने उनको एक परफेक्ट लाइफ का परफेक्ट इमेजिनेशन देने की कोशिश की, या कहिए परोसने की कोशिश की कि यही है बस, नथिंग आउट ऑफ इट। तो आई बिलीव सीकर इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड। दूसरी चीज़, कैसे मैंने चुना इसको, तो आई बिलीव मैंने कभी इसको चुना नहीं। आई वॉज टैपिंग ऑन एवरीथिंग। मैं हर चीज़ में जाती रही, देखती रही कि अच्छा यहाँ ये है। मैं अपनी यदि छोटी सी आपको यदि मैं अपनी लाइफ का बताऊँ, मैं सीकर से पढ़ी। सीकर में 10th के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, और मेरे ज़माने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन मेरे ज़माने में अंग्रेज़ी में यदि बच्चा 10वीं पास कर रहा है तो ये होता था कि इंग्लिश मीडियम से पास किया है इसने, अब इसको हिंदी में कहाँ डालेंगे। यहाँ पे कोई सारे हिंदी मीडियम स्कूल्स थे। सो माई फादर सेड कि मोदी में डाल देते हैं, मोदी बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। माई मदर वॉज वेरी अगेंस्ट इट कि अरे मोदी में पढ़ाई नहीं होती है। अपना अपना इमेजिनेशन है, बिकॉज मेरी मदर बहुत ही, आप कहिए, हाउस ऑर्गेनाइज़र हैं, और उनके लिए एक लाइफ का इमेजिनेशन था। तो उस इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग मोदी में जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे घर की सारी लड़कियां कहीं पढ़ी थी और वो एकदम ठीक चल रहा था उनके हिसाब से। तो उनको लगा कि मोदी में जाने की ज़रूरत नहीं है, यही किसी में एडमिशन करा दीजिए। बट माई फादर वॉज लाइक कि अंग्रेज़ी में वो पढ़ी है, उसका 10वीं में अच्छे नंबर हैं, हम इसे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। तो सबसे पहले मेरे लिए बिट्स पिलानी खोजा गया। अच्छा, मेरे साथ एक ट्रेजेडी और हुई जो बहुत ही मज़ेदार थी कि 10वीं के पेपर आउट हो गए। तो जो 10वीं के एग्ज़ाम हमारे अप्रैल में होने चाहिए थे,
वो खिसकते 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 सितंबर में हुए। ओके। हो गए फाइनली एग्ज़ाम्स, और गनीमत से हम लोग पास भी हो गए पेपर आउट होने के बाद भी, और अक्टूबर में रिजल्ट आया। अक्टूबर में लगभग 11th के सारी जगह एडमिशन्स बंद हो जाते हैं। ओके। हमारे यहाँ एक ये था कि भाई चलो बच्चे पहली बार, फर्स्ट जनरेशनल एजुकेशन टाइप है हम लोग, तो उनको लगा कि इनको कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ बच्चे प्रोफेशन में सेट होके पैसा कमाएं तो नेक्स्ट जनरेशन ठीक ठाक निकले। सही। तो एक तो सिविल्स, आईएएस बन जाओ, ठीक है, आईएएस के लिए साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, अच्छे नंबर आएंगे, या डॉक्टर बन जाओ, वही जो आपने कहा। लेकिन इसमें क्योंकि सीकर में उस टाइम सब स्कूलों में एडमिशन चलने थे, और सीकर के मतलब इन द सेंस राजस्थान के अलावा पेपर कहीं आउट हुए नहीं थे। मुझे बिट्स पिलानी भेजा गया कि साइंस लेनी है। वहाँ जाते ही वहाँ के प्रिंसिपल ने बड़ी नीट एडवाइस दी कि हमारा सिलेबस ऑलरेडी चल रहा है, हम इस वक्त आपके बच्चे को लेंगे, हम 11th की पढ़ाई शुरू कर देते हैं अप्रैल में, और आपकी बच्ची 6 महीने पीछे है, 6 महीने वो कैसे कूप अप करेगी ये आप सोचिए, हम एडमिशन दे देंगे। तो हम बिट्स से वापस आ गए, और मेरे फादर ने कहा भाई एडमिशन अब छोड़ो, कोई बात नहीं, यहीं करा लेंगे कहीं पे। मेन टाइम किसी ने, जैसे कहते नहीं अफवाह की तरह, किसी ने कुछ बता दिया कि एक विद्या देवी जिंदल स्कूल है हिसार में, और वहाँ एडमिशन अभी चल रहे हैं। वो बेसिकली मैं कहूँ तो आप रिलेट कर लेंगी बहुत अच्छे से, नवीन जिंदल का वो स्कूल है। और नवीन जिंदल वाले स्कूल में फिर मेरे फादर ने किसी को भेजा, जाओ भाई रेकी करके आओ। उनको मतलब वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं, पहले रिसर्च करते हैं और जब खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी मतलब उसमें आगे किसी को बोलते हैं कि भाई तुम जाओ अब। तो उन्होंने पहले एक अपने दोस्त को भेजा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे चाचा को भेजा, फिर उसके बाद मेरी चाचा, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर तीनों को भेजा कि जाओ देख के आओ कि लड़कियों के लिए सेफ़ है कि नहीं। अच्छा। तो सब लोग देख के आए। बेस्ट पार्ट था उस स्कूल का, जो मैं फिर कहूँगी रूरल इमेजिनेशन, और जिस परिवार में बहुत सारे फौजी लोग हों उसमें ये एकदम ठप्पा लगता है उस पर। तो स्कूल से पहले एक बहुत बड़ा कंटोनमेंट था, हिसार कंटोनमेंट। तो फौज के साथ, यदि कंटोनमेंट के साथ स्कूल है तो सेफ़ है। उसके ये नहीं देखा उन्होंने कि बिल्कुल उसके सामने दिल्ली हाईवे भी लगता है, वो उनका कंटोनमेंट है तो स्कूल बहुत सेफ़ है। एंड आई वॉज फाइन विद इट कि ठीक है। मुझे हिसार भेज दिया गया। मैं वहाँ गई तो प्रिंसिपल ने जाते ही कहा बच्ची को साइंस मत दिलवाइए, क्योंकि आप साइंस तो दिला देंगे लेकिन ऑलरेडी 6 महीने वो पीछे है, ये सच्चाई है, आप इसे आर्ट्स दिलाइए, हमारा आर्ट्स बहुत अच्छा है। और उन्होंने आर्ट्स नहीं, उन्होंने कहा ह्यूमैनिटीज़ दिलवाइए। वो मेरे लिए नया शब्द था। मेरे साथ मेरी मदर थी, और मेरे साथ मेरे फादर नहीं जा पाए थे क्योंकि उनको कोई कहीं काम था। एंड वो हमेशा ये मानते रहे कि तेरी माँ को समझने की सारी वो है, मतलब वो एजुकेटेड नहीं है तेरी, लेकिन हाँ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन तेरी माँ समझ लेगी क्या क्या करना है। ठीक है, तो मेरी मदर, मेरी सिस्टर साथ गए, उन्होंने कहा ह्यूमैनिटीज़। अब ह्यूमैनिटीज़ हम सब के लिए एक नया शब्द था, एंड वी वर वंडरिंग कि अच्छा एक साइंस होता है, एक कॉमर्स होता है, एक ह्यूमैनिटीज़, अब ये क्या चीज़ है, आर्ट्स तो यहाँ नहीं है। हम लोग वापस आ गए कि वहाँ आर्ट्स नहीं है। मेरे चाचा लेक्चरर हैं, उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स ही होती है। तो वी वर लाइक ओके ठीक है, मतलब वी वर फुलिश इनफ नॉट टू अंडरस्टैंड बट फाइन, वी एक्सेप्टेड। फिर वापस गए मेरे फादर मेरे साथ, और वहाँ एडमिशन मेरा उन्होंने करा दिया कि ठीक है। प्रिंसिपल ने बोला कि सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। कंप्यूटर का नया नया ज़माना था, बोला C++ दिला दो क्योंकि 11th में होती है। मुझे कंप्यूटर दे दिया गया, मैंने बड़ी आसानी से ले भी लिया। मुझे लगा कंप्यूटर चलाना ही है, जो मैं चलाती रही हूँ 10वीं तक। C++ के साथ साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी नहीं था वहाँ पे, और होम साइंस करके ऐसे 6 सब्जेक्ट लेके मुझे 6 सब्जेक्ट दे दिए गए। एंड आई स्टार्टेड। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ C++ में, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं उस पर थोड़ा सा कुछ कह रही हूँ। तो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, प्रोग्रामिंग करनी है, और वो प्रोग्रामिंग हमें कंप्यूटर पे नहीं, हमें कॉपी में करवाई जाती थी। तब आप सोच लीजिए वो प्रोग्राम चलता था 25 पेज, मतलब आपको उसने दिया है A2+1, और वो चले जा रहा है, नीचे आएगा A+1 2 1 2 2, फिर डॉट डॉट, फिर BCDAB। आप कैसे याद रख सकते हो? True. और वो प्रोग्रामिंग आपको रट के लिखनी है उस पर। और मैं पहले में फ़ेल हो गई। जब मैं फ़ेल हो गई तो प्रिंसिपल ने कहा इसके बस का कंप्यूटर नहीं है। और जो हमारे टीचर थे उन्होंने भी कहा कि हाँ शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज शी डजंट कम, शी इज़ फाइन विद कंप्यूटर्स बट शी इज़ नॉट एबल टू डू द प्रोग्रामिंग ऑन पेपर। तो मुझे कभी ये समझ में नहीं आया आज तक कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कागज़ पे क्यों करनी है जब कंप्यूटर में करनी होती है। तो बट एनी हाउ ठीक है, वहाँ से मेरा C++ छूट गया, और मुझे एक नया सब्जेक्ट वहाँ पे मिल गया, वो था पॉलिटिकल साइंस, ऐड हो गया। मैंने अपना 12th उसमें किया। फिर मैं मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई। मिरांडा हाउस वाज अ वेरी गुड टाइम। वहाँ मुझे हॉस्टल मिल गया, तो हॉस्टल में हमारी जमकर रैगिंग हुई। और रैगिंग में जैसे कहते हैं सीनियर्स आपको सब कुछ सिखा देते हैं। तो आप शायद एक घड़े में होते हैं, वो घड़े को तोड़ के ही आपको बाहर निकाल देते हैं, तो अचानक सूरज की रोशनी आप पे पड़ती है ना, तो आपको समझ नहीं आता हो कि करना क्या है। बट दे वर गुड इनफ बिकॉज दे वर होल्डिंग आवर हैंड्स ऑल द टाइम। इट वॉज नॉट दैट यू आर थ्रोन इन द ओशन विदाउट होल्डिंग हैंड्स।
तो उन्होंने हाथ हमेशा हमारा पकड़े रहे और वो उसमें हमें चलाते रहे। और 3 साल अच्छा बीता, बहुत बढ़िया। 3 साल के बाद फिर वही कन्फ्यूजन था कि अब क्या किया जाए। एंड आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती कि ठीक है भाई, 12वीं हो गया, BA में भी मेरिट बेस्ड एडमिशन हो गया। और मिरांडा हाउस ऑल्सो अकर्ड टू मी लाइक दिस कि मेरे फादर के एक दोस्त कहीं जा रहे थे और वो मेरे साथ, मेरी कॉलीग आप कह सकती हैं जो बाद में बनी, उनके फादर नवलगढ़ रोड से दिल्ली की बसें जाती थी, वो पकड़ने वाले थे। और वहाँ मेरे फादर उनसे मिले, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले दिल्ली जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले बेटी का एडमिशन कराना है, इंग्लिश मीडियम से उसने पास किया है। तो मेरे फादर ने कहा इतना इंपॉर्टेंस है मतलब अपने इंग्लिश मीडियम का? बोले हाँ, सीकर में स्कूल कहाँ है और बच्चे ने अच्छे नंबर लिए। बोले कितने नंबर है? बोले मेरे बेटी के 69% है। बोले यार मेरी बेटी के 85% है 12th में। बोले CBSE? बोले हाँ। बोले दिल्ली एडमिशन करा दो। माय फादर सेड मैं तो जाने रहा हूँ, एक फार्म आप ले आना। क्योंकि ऐसे ही मतलब जनरली फॉर्म ऑफलाइन होता था, कंप्यूटर्स का इतना ज़माना नहीं था, इंटरनेट उस तरह से नहीं था। तो वो एक फॉर्म ले आए, मेरे फादर ने भर के भिजवा दिया। उन्होंने कहा आपकी बेटी का मेरिट में नाम आ गया है, मैं जा रहा हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है हम भी साथ चलते हैं। गए, वहाँ लकीली एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में हो गया। फर्स्ट लिस्ट में सब कुछ मतलब हॉस्टल वगैरह सब चीज़ें मुझे मिल गई। मतलब वी वर कम्प्लीटली इग्नोरेंट, बट आई थिंक समवेयर द नेचर वॉज हेल्पिंग मी। आई डोंट नो वाई, बट येस इट वॉज हेल्पिंग मी। और ये सब होने के बाद कि अब BA हो गया तो अब क्या किया जाए, तो मेरे फादर ने कहा करो कुछ दमखम है तुम लोगों में तो कुछ करके दिखाओ। तो एंड आई वाज लाइक कि दमखम का मतलब? उनका सिविल्स करो। सो आई सेड ओके ठीक है। अब सिविल्स करने का मतलब है कि बिकॉज सीनियर से हम लोगों ने देखा हुआ था कि वो पागलों की तरह कमरे में ढेर लगा के किताबें इधर उधर सब जगह रखा हुआ है, और उसमें से मतलब वी जस्ट कैन नॉट मेक आउट कि वो सीनियर बेचारा सोता कब है जगता कब है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने वो सुन के आई वॉज बैक। देन आई स्पोक टू माई सिस्टर, तो उसने कहा कुछ तो करना है ना, अभी तो BA ही हुआ है। सो आई सेड हाँ ठीक है। तो मैंने देखा अखबार में ऐड वैड आते थे, तो एक कॉलेज है पॉलीटेक्निक करके, मैंने उसमें देखा बड़ा अच्छा सा एक कोर्स था, बड़ा अच्छे से डिज़ाइन करके उसने एक्सप्लेन किया होता है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। मैं गई अपने फादर के पास, मुझे ये करना है। मेरे फादर ने कहा हमारे सीकर वाले सुनार ज़्यादा ठीक है तुमसे। मैंने कहा है मतलब? तो कह रहे अंग्रेजी में गहने बेचता होगा और क्या करता होगा। आई सेड अच्छा, बिकॉज ही ऑल्सो हैड नो आइडिया कि डिज़ाइनिंग इज समथिंग डिफरेंट, जो मुझे भी बहुत बाद में पता लगा था। देन ही सेड नो टू दैट। आई सेड ओके। फिर उसके बाद लगा कि अच्छा चलो, एक और ऐड आया उसी में, अपैरल डिज़ाइनिंग में, उस पर गई। तो पापा ने कहा इसमें होता क्या है? सो उन्होंने मेरी सिस्टर को बुलाया कि तुम एक्सप्लेन करो, वो हमसे काफ़ी बड़ी हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया पापा ऐसे कपड़े डिज़ाइन होते हैं। वो बोले दर्जी बनवाई जरूरत को नहीं आपने। ठीक है। तो सी सेड कि कुछ अच्छा करने की सोचो, मतलब तुम पढ़े हो तो फॉर्मल एजुकेशन। आई सेड ओके। अब फॉर्मल एजुकेशन के नाम पे आई सेड ओके फाइन वी विल डू समथिंग। तो उसी वक्त माई ब्रदर वॉज कमिंग फ्रॉम देहरादून, द एल्डर वन। सो ही सेड कि ठीक है मैं दिल्ली से फॉर्म लेता आता हूँ, और वो वहीं दिल्ली में था। मैंने कहा वहीं फॉर्म भर के तू जमा कर दे। उसने मेरा MA एंट्रेंस जमा कर दिया। हिस्ट्री और पॉल साइंस में 2 में अपीयर हुई, दोनों में मेरा एंट्रेंस क्रैक हुआ, और मैं समहाउ मैंने हिस्ट्री में फाइनली एडमिशन ले लिया, और MA हिस्ट्री, देन MPhil हिस्ट्री, देन PhD हिस्ट्री, एंड इट केप्ट ऑन हैपनिंग टू मी। I was never keen to go into MPhil as well, but yes, teachers who taught me in MA, they always said कि तुम्हारा बहुत अच्छा माइंड है, तुम MPhil में ट्राई करो, अच्छा सिर्फ एंट्रेंस दे दो। सो आई अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस, वो क्रैक हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा टाइम पास के लिए डिग्री कर लो, इधर सिविल्स की तैयारी करती रहो। आई वॉज हैप्पी कि ठीक है सब कुछ हो रहा है, मतलब सब कुछ हो जाएगा, एंड आई डिड लाइक दैट। सो कभी ऐसा नहीं था कि बहुत ही फोकस्ड कि मुझे राइटर बनना है। आई वॉज नेवर ऑफ दैट ओपिनियन। हाँ, लेकिन एज आई सेड आई वॉज टैपिंग ऑन एवरीथिंग। उसी बीच में BA करने के बाद, क्योंकि ये हुआ जो दिल्ली का मैंने एनवायरनमेंट देखा था कि आपने BA कर लिया है तो आप जॉब में जाएं, तो मैं NCC की बेस्ट कैडेट रही हूँ। मैंने NCC में नेशनल अवार्ड्स जीते हैं बहुत सारे। मैं राजपथ रही हूँ, APJ कलाम से मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं। सो उसी टाइम में प्राइम मिनिस्टर्स परेड होती थी एक चीज़, उसमें मैं बेस्ट कैडेट, मुझे अवार्ड मिला। फिर मुझे नेशनल इंटीग्रेशन क्विज में बेस्ट प्राइज़ मिला। तो इस तरह से करके मेरे पास बहुत सारे, मतलब आई वाज अ वेरी नोन फिगर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से मैंने सोचा आर्मी में चली जाती हूँ, बिकॉज एज आई सेड इन माई फैमिली देयर वर लॉट मेनी पीपल हु वर इन आर्मी। सो आई सेड आई विल बिकम an officer. I appeared in interview at Allahabad. I appeared in Allahabad SSB board twice. एक बार मेरा फर्स्ट GD आउट हुई मैं, और सेकंड में मेरा सब हुआ लेकिन मैं मेडिकल आउट हुई। सो माय फादर सेड एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। ज़रूरी नहीं है फौज में जाओ, और सभी फौज बन के क्या करोगे, तुम कुछ अलग करो। शायद ठीक है। एंड देन आई केम टू MA कि ठीक है अब MA कर लेती हूँ। नो, आफ्टर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, अपैरल डिज़ाइनिंग एंड फौज एंड एवरीथिंग, आई फाइनली लैंडेड अप इन हिस्ट्री, बिकॉज आई थिंक
समवेयर द नेचर वॉज हेल्पिंग मी एंड आई वॉज अलाउड टू गो एवरीवेयर. मैं सब जगह कोशिश कर चुकी थी, तो शायद कहीं मुझे लग गया था कि अच्छा माई टैलेंट लाइज देयर, जहाँ सब लोग उसको अप्रिशिएट शायद कर रहे थे. सो एज यू टोल्ड मी कि जैसे आपने मुझे बताया ऑल द वे 10th के बाद साइंस भी लेने वाले थे, फिर ह्यूमैनिटीज शब्द आया दुनिया में, फिर आपने थोड़ा सा हर जगह आपने जैसे कहा कि मैंने हर चीज़ को ट्राई किया, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, सब कुछ. बट जैसे हर बच्चे का एक एम होता है मैम कि मैं जब छोटी थी मुझे डॉक्टर बनना था, पर फिर समझ आया नहीं हो पाएगा, रहने दो. तो आपको बचपन से मतलब क्या था कि ओके आई वांटेड टू बी दिस? आई थिंक मुझे वो ऐसा कुछ नहीं था. मैं अपने फादर को यजदी चलाते हुए देखती थी और मुझे कहीं शायद मेरे अंदर मेरे को बाइक चलाने का बहुत शौक था, शायद कहीं था वो, आई डोंट नो. मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे था वो. मैं उनको देखती थी, मुझे लगता था मुझे मेरे फादर जिस जॉब में मुझे वो करना है. अच्छा, आई नेवर न्यू मेरे फादर किस जॉब में है. हमें उस बात से कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज माई फादर ऑलवेज सेड वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना काम करो, पढ़ाई करो. तो मुझे लगा कि अच्छा ये जो भी है मुझे वही बनना है. क्योंकि ये मतलब बाइक उठाते हैं, जब मन करता है तब चले जाते हैं, जब मन करता है तब आ जाते हैं. तो आई लाइक्ड हिज फ्रीडम, आई बिलीव. और मैं उसी पे इमेजिनेशन में जीती थी. और जब मुझे पता लगा कि ये इसमें है, और जब उनको भाई कि हाँ ठीक है इनका बिजनेस है, तो मैंने देख लिया कि अच्छा ठीक है अब ये बिजनेस में है. बट समवेयर वो इमेजिनेशन मेरे पास था. उसके अलावा प्रोफेशनली मैं यदि कहूँ तो मैंने अपने आप को स्ट्रेट जैकेट कभी नहीं किया. ओके, सो यू आर ऑलवेज कि मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है, वट एवर सूट्स मी द बेस्ट, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, फ्री हूँ, आई विल डू दैट. यस, फाइन. सो मैम लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, आप यू स्पेशलाइज इन हिस्ट्री, द सब्जेक्ट हिस्ट्री, विच इज़ यूजुअली लोग उसे कहते हैं वेरी बोरिंग. ठीक है, तो कैसे आपने ये मतलब आउट ऑफ C++ साइंस सब कुछ कैसे यू लैंडेड टू हिस्ट्री? कैसा कि आपको इंटरेस्ट कैसे मतलब फाइंड आउट किया कि आपने यहाँ हिस्ट्री इज़ माई टाइप? आई थिंक वही मैं कह रही हूँ ना कि मैंने दोनों दिया, पॉल साइंस और हिस्ट्री दोनों में एंट्रेंस दिया. तो तब तक मैं क्लियर नहीं थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ. और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप यहाँ पे भी एडमिशन ले लो, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले लो. मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी कि मुझे सिविल्स की तैयारी करनी है. तो किसी ने बोला हिस्ट्री ले लो, क्योंकि हिस्ट्री जनरली याद नहीं होती, जो आप बता रहे थे, बहुत बोरिंग होती है, तो ये सिलेबस के साथ तैयार हो जाएगी. तो इसलिए मैंने हिस्ट्री ले लिया. सो दिस इज़ हाउ हिस्ट्री हैपेंड टू मी टू डू सिविल्स. ओके. और जब मैं हिस्ट्री पढ़ने लगी एमए में, तो वो इतना फ़र्क है कि वहाँ आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाते जो सिविल्स में एक क्वेश्चन भी आ जाए उस हिस्ट्री से. Okay. बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ मोर अबाउट थ्योरी, इट्स मोर अबाउट डेलिब्रेशंस, मोर अबाउट एनालिसिस. तो उन्होंने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि हाँ चौरी चारा कांड कब हुआ, किस तारीख में हुआ. वो उन्होंने हमें कभी नहीं सिखाया. या अहमदाबाद स्ट्राइक मिल में कितना % वेज राइज हुआ, वो उन्होंने हमें कभी नहीं सिखाया. ओके, फाइन. सो ऑल टुगेदर मतलब फिर आपने फाइनली फाइंड आउट कर लिया या हिस्ट्री इज समथिंग? Yes, I think we both were walking and we both encountered each other and finally we stayed together कि ठीक है, this is our future. Nice. It's kind of arranged marriage. Okay, fine. So ma'am, okay, coming to your genre, history, आपको इंटरेस्ट है कि आप भारत के इतिहास के बारे में जानें, लिखें बहुत कुछ उसके बारे में. एंड हमने थोड़ी रिसर्च भी की उस चीज़ को लेके. हमने फाइंड आउट किया कि आपने जयपुर, लाइक द कैपिटल ऑफ राजस्थान, उसमें जो यूजुअली लोगों को अट्रैक्ट करता है आमेर फोर्ट. कोई भी टूरिज्म के लिए आता है, दे यूजुअली गो टू आमेर. तो आपने उस बुक में आमेर के बारे में कुछ बातें की हैं. तो मैम उस बुक के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए, और क्या कुछ आपने वहाँ पे फाइंड आउट किया, कुछ नया आपको उधर मिला, उस बारे में बताइए. मेरी किताब केवल आमेर पर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द फर्स्ट प्लेस. ये बेसिकली एक रिसर्च है जो ये जानने की कोशिश कर रही है 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था. 18वीं शताब्दी हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है. वैसे तो लोग उस पर भी एक अलग बहस है इतिहासकारों में कि 18वीं क्यों ज़रूरी है, 10वीं या 11वीं क्यों नहीं है. जो कि मानते हैं लोग कि मुस्लिम इन्वेजन हुआ या इस्लामिक इन्वेजन्स हुआ, तो कौन सी एज ज़्यादा ज़रूरी है. तो 18th सेंचुरी का एक बड़ा रेलेवेंस है, क्योंकि 18th सेंचुरी एक ऐसा फेज़ है जहाँ इंडिया स्लेवरी में चला जाता है. दैट डजंट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि हिंदुस्तान में उससे पहले दास प्रथा नहीं है या गुलाम नहीं थे. बट अभी तक हिंदुस्तान ज़्यादातर फ्री है, ज़्यादातर इन द सेंस आज़ाद हैं लोग. 18वीं शताब्दी में हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हो जाते हैं. गुलाम इन द सेंस हम एक कॉलोनी बन जाते हैं. अभी तक हम कॉलोनी नहीं थे, हम एम्पायर थे, हम स्टेट थे. तो 18th सेंचुरी बहुत ज़रूरी चीज़ है. ये किताब देखती है कि 18th सेंचुरी में आमेर में क्या हुआ, या ये कहिए जयपुर कैसे बना, क्यों बना. बिकॉज आमेर एक सेंटर था, आमेर एक छोटा सा गांव था. छोटा सा गांव आप कहिए
इन द सेंस 3 गांवों को मिलकर एक छोटा सा कस्बा भी नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी थी जिसको ये लोग कहते थे कि कछवाहों की राजधानी है। वो आमेर जो इतना छोटा था 1572 तक, कि 3 गांवों की रियासत थी, और रियासत भी नहीं थी कि सब लोगों से डरते थे, बगल में कोई भी आके हमला कर देता था या कुछ तरह से, तो बहुत एक कमज़ोर इलाका 1556 तक जो है, इनफैक्ट 1570s तक जो है, वो कैसे अचानक 1580s में इतना बढ़ जाता है कि एक तरफ अलवर और दूसरी तरफ आप देखिए सांभर लेक वगैरह सब, और इस तरफ पूरा चोमू, सीकर वगैरह सारा उसका हिस्सा बन जाता है, और उसी तरह से साउदर्न पार्ट्स में हाड़ौत तक ये इलाका पूरा एक आमेर किंगडम बन जाता है। तो ये किताब बेसिकली उसको देखती है, और इस किंगडम को जो 1570 में ही बनना शुरू हुई और 1590 से शुरू होते होते 18 सेंचुरी यानी 1710 के बाद ऐसा क्या होता है कि ये लोग आमेर को छोड़कर जयपुर को पनपाना शुरू करते हैं। तो ये किताब उसको देखती है, और उस पर्पस में ये बेसिकली समझने की कोशिश करती है कि पॉलिटिक्स के कितने डायमेंशंस होते हैं, कितने उसके अंडर करंट्स होते हैं। जैसा कि पॉलिटिक्स में देखते हैं बहुत कुछ दिखाया जाता है जनता को कि ऊपर तुम ये देखो, लेकिन उसके पीछे कुछ और किया जा रहा होता है, उसका पर्पस कुछ और होता है। उसी तरह से ये देखती है, जैसे अब मैं कहूँ फार्म्स बिल जो आया है, लोगों को दिखाया क्या जा रहा है, ऊपर दिखाया ये जा रहा है या पोज ये किया जा रहा है कि किसान बिल से किसान की जीवन आसान हो जाएगा, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो आएगा सामान बेचेगा और चला जाएगा। लेकिन अंडर करंट ये है कि जब आप उसको थोड़े से दिनों में ज़्यादा पैसे देंगे, सरकारी मंडी में कुछ होगा नहीं, और अब जो कानून है, यदि सरकारी कोई चीज़ एक लंबा समय यानी 4 साल तक नहीं अच्छा परफॉर्म करती, आप उसे शट डाउन कर देते हैं और उसको कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री लैंड अप कर सकती है या उसको आप मॉर्टगेज करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो जिम्मेदारी सरकार की अभी तक थी, आप उसे कहीं और खिसका रहे हैं। आप कहाँ खिसका रहे हैं? प्राइवेट में, जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से आप गवर्न नहीं कर सकते, उसको रेगुलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं हम मार्केट फोर्स के रेगुलराइजेशन से चलते हैं, और ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा कानून है। इसी तरह से आई थिंक कि दिखाने का कुछ और था आमेर में, कि लोगों को क्या दिखाना है, क्योंकि उस वक्त जयपुर की ये इमेज हो गई है कि तुम वो लोग हो जो अपनी लड़कियां मुसलमानों को देकर शादी करते हो, यानी मुगल्स को देते हो। अच्छा, यदि आप हिस्ट्री में पीछे जाएं और देखें तो ज़्यादातर इतिहासकारों ने ये पता किया है, और मतलब तथ्य के साथ इसको साबित किया है कि मुगलों के यहाँ शादी करने का पर्पस राजपूत का केवल एक था कि साझा हो जाए पावर, और ना वो उन पे हमला करें ना वो उन पे। मुगल्स ये बहुत अच्छे से जानते थे कि जब हमें हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ हमें तालमेल बनाना होगा। मुगल महल को, मुगल हरम को, इनफैक्ट नॉट महल को, हरम में भी जो रानी मुसलमान है, केवल बादशाह उसी तक मुसलमान कल्चर को लेकर सीमित है, इस्लामिक कल्चर को लेकर सीमित है। लेकिन यदि वो किसी राजपूत रानी के पास जा रहा है तो वो वही चीज़ फॉलो कर रहा है, राजा का कोई धर्म नहीं है, राजा प्रजा का है, और जो प्रजा का धर्म है वो राजा का धर्म है। तो जब वो राजपूत रानी के पास है तो वो राजपूत कस्टम को फॉलो कर रहा है। जब उसके ऊपर उसकी मदर यदि मुस्लिम है और वो ऑब्जेक्शन लगा रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुस्लिम हो, तो वो उसको बाकायदा कह के एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं इसलिए हूँ क्योंकि पत्नी होने के आधार पर ये उसके अधिकार हैं जो मुझे पूरे करने हैं, तो आप उसमें यू कैन नॉट इंटरवीन इन दैट। सो ये सारी चीज़ें तो हैं डिस्प्ले की कि ये राजा अपने परिवार तक सीमित रख रहा है। यही चीज़ आमेर के ऊपर आने लगी कि आमेर को ये माने जाने लगा कि आप लोग मुस्लिम्स के सरेंडर कर चुके हैं, और हम लोग प्योर हिंदू हैं। उदयपुर उस टाइम अपने आप को प्योर हिंदू मानता है। उसी को रिवाइव करने के लिए जयसिंह कहता है कि मुगल्स एक तरफ डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारी ताकत उनसे थी, उनके डिक्लाइनिंग फेज में हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो उदयपुर के साथ एक संधि करते हैं। उदयपुर उनको संधि में ये कहता है कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उस संधि में क्या आता है, हमारी लड़की आपके यहाँ शादी होगी, वही पटरानी होगी, उससे जो बच्चा होगा वही गद्दी पर बैठेगा। जो मराठा हमला करते हैं जयपुर पर, उसका कारण यही शादी बनती है, क्योंकि यहाँ होते हैं माधो सिंह, जबकि जयसिंह के बड़ा बेटा है ईश्वरी सिंह। गद्दी पर यदि राजपूत धर्म या हिंदू धर्म देखें तो उस हिसाब से आएगा ईश्वरी सिंह, लेकिन ट्रीटी के हिसाब से माधो सिंह को वो लोग गद्दी पर बैठाते हैं। इसलिए माधो सिंह मराठाओं को बुलाता है कि आओ और मेरे भाई को मारो, इसका कत्ल करो ताकि मैं गद्दी पर बैठ सकूं। तो आप देख रहे हैं कि दिखाना ये था कि हम हिंदू हैं, इसलिए जयपुर बनाया जा रहा है। और जब जयपुर बनाया जा रहा है तो उसके अंदर
प्रोसेशंस किए जा रहे हैं, नए नए फेस्टिवल्स इन्वेंट हो रहे हैं। गणगौर, उसमें राजा एक हाथी पर बैठता है, पटरानी उसके साथ बैठती है और पूरा प्रोसेशन निकलता है आमेर से लेकर वो हवा महल तक आता है। हवा महल में शिरोडोडी से अंदर जाके पीछे गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर वो आरती करते हैं और फिर वहाँ से घोड़े पर सवार होकर राजा फिर आमेर जाता है, रानी को वहाँ छोड़कर। आयुष, इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली प्रजा को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि तुम मुझसे इंटरैक्ट करो, मैं तुम्हारा हूँ। तो एक जगह वो हाथी पे आ रहा है ये दिखाने के लिए कि मैं पावर हूँ, मैं सिंबल हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन हूँ। तो वो डिस्प्ले बनता है प्रोसेशंस में कि लोग उसे देख रहे हैं, जनता को चलते हुए। और जब वो घोड़े पे जा रहा है तो वो दिखाने की कोशिश किया जा रही है कि मैं एक वॉरियर भी हूँ। तो एक वॉरियर क्लास को अपने पास खींचना है ताकि एक सेना बन सके। और एक तरफ डिस्प्ले किया जा रहा है कि मैं हिंदू हूँ, इसीलिए तिलक वगैरह जो लगेगा वो जनता के सामने लगाया जाता है। राजपुरोहित जनता के सामने राजा के माथे पे तिलक लगाएगा। इसी तरह से बहुत सारे नए नए रिचुअल्स को इन्वेंट करते हैं वो उस वक्त, ठीक है। तो उसी में प्रोसेशंस और ये सारी चीज़ें मतलब घुल मिलती हैं। तो ये बेसिकली उस बारे में बात करती है ये किताब कि कैसे एक नई सिटी का इमेजिनेशन अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस, इसमें अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे आप देखें आमेर को या जयपुर को, तो जयपुर एक ट्रेडमार्क है। जयपुर एक आम सिर्फ शहर नहीं बनाया। आप जयपुर को देखिए, जौहरी बाजार, किताब बाजार, चमड़ा बाजार, ये सारे अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी चांदनी चौक या कहिए दिल्ली, शाहजहानाबाद एक सैंपल सिटी है जो शाहजहां ने बनाई 17वीं सेंचुरी में। उसको देख के उसी के मॉडल पे सारे नए शहर बन रहे हैं। और उन्होंने देखा शाहजहानाबाद एक इकोनॉमिक शहर है जहाँ बल्ली मारान है, जो आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मीठी बाजार है, किनारी बाजार है, जौहरी बाजार है, ये सारी के सारे चांदनी चौक में है। उसी को आपने यहाँ रेप्लिकेट किया, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना इकोनॉमी के सिटी नहीं डेवलप करेगी। और इसके लिए बाकायदा आपने ट्रेडर्स को, जब आप कागजात देखते हैं उस ज़माने के, तो अरसट्टे और अरदास वगैरह जो जयपुर के कंस्ट्रक्शन के हैं, या आपके खाना बदोशी डॉक्यूमेंट्स हैं, या हासिल फिरोही डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपके शाह हुजूर हैं, कपड़ द्वार हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहते हैं बार बार कि गुजरात के व्यापारी आ रहे हैं, उनसे कहिए और व्यापारी लेते आएँ, और उन व्यापारियों को कहिए कि जयपुर में वो बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। उनके रहने की, खाने की सुविधा शहर करेगा, बादशाह करेगा, राजा करेगा। तो आप देख रहे हैं इकोनॉमी को बेसिकली सपोर्ट देना है। और जब उस इकोनॉमी से जो पैसा है, बिकॉज वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब उनको यहाँ दुकानें मिल गई, जब वो यहाँ काम करने लगे, तो ऑब्वियसली सुविधाएं बनाएंगे, घर बनाएंगे। जब वो घर बना रहे हैं तो शहर उनसे, बादशाह या कहिए राजा उनसे कह रहे हैं कि आप इतना टोकन मनी जमा करिए, क्योंकि आप ज़मीन ले रहे हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे आप देखें, यदि चौड़ा रास्ता है, जौहरी बाजार है, सामने दुकानें हैं सब एक साइज़ की, क्योंकि स्टेट ने बनाई है। उन्हीं के ऊपर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिनके अंदर लोग रहते भी हैं। एक्सक्यूज मी। और इसी तरह का सारा कंसेप्शन जो है वो एक सिटी का है जो इकोनॉमी पे काम करेगी। तो इस सारे का एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल वहाँ इसमें है, वही यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। तो मैम, ये तो हो गई जयपुर की बात। पर्टिकुलरली आपने सब कुछ एक्सप्रेस किया आपके बुक में, आपने अपने व्यूज़ डाले उस चीज़ में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट शेखावाटी, सीकर पर्टिकुलरली, तो मैम अक्सर ऐसा देखते हैं हम कि हमारे शेखावाटी बेल्ट में भी देयर आर लॉट ऑफ टोम्स, बहुत से ऐसे फोर्ट्स हैं जो कि एक्चुअली बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हमारे शेखावाटी में भी देयर इज़ अ डिफरेंट कल्चर विच एग्जिस्ट्स, और हमने ये जाना कि आपने उस चीज़ पे भी काम किया है, मतलब अपने शेखावाटी एरिया पे भी आपने काम किया है। सो मैम, वी वुड लाइक टू नो कि क्या एक आपने वो काम किया, ऑल्सो किस तरीके से जो एक इम्पोर्टेंस जो हिंडर हो रही है हमारे यहाँ की कल्चर हेरिटेज की, तो उसको किस तरीके से सही करना चाहिए, उसकी जो इम्पोर्टेंस है किस तरीके से वो बाहर लाई जाए। शेखावाटी का आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जयपुर पास में होने की वजह से, बिकॉज राजस्थान में इतना कुछ है, तो आप देखिए जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, आपका उदयपुर है, बीकानेर है, इतने मैसिव फोर्ट्स हैं कि उसके आगे जब छोटे फोर्ट्स और हवेलीज आते हैं तो लोग उसको साइड लाइन कर देते हैं। दूसरी चीज़,
हम टूर्स कैसे बनाते हैं? हम कभी भी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के नाम पे नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो आज की लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, तो लोग उसको देखने जाते हैं। राजस्थान गए थे, राजस्थान हमने देखा है, तो हमें टिक लगाने होते हैं कि हमने ये देख लिया है। उसमें जब आप टैप करते हैं तो गूगल इज़ आवर गुरु। सो जब लोग गूगल खोलते हैं तो राजस्थान 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट, कश्मीर 7 इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट। राजस्थान में आपको सबसे पहले दिखा देगा मेहरानगढ़ फोर्ट, फिर आपको दिखा देगा आमेर, उसके बाद आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड ऑल। इतनी वैरायटी में ये साइड लाइन हो जाता है बिल्कुल, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिकली ढूंढे। बिकॉज शेखावटी का जो सबसे रेलेवेंट है या कहिए सबसे स्पेसिफिक जो चीज़ है वो है भित्ति चित्र। दूसरा शेखावटी का साइज, लोग देखते नहीं है वेंटिलेशन। शेखावटी हवेलियों का जैसा वेंटिलेशन है वो वेंटिलेशन आपको कहीं नहीं है। एनवायरनमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री में, तो जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री जितने लोग पढ़ते हैं वो इन हवेलियों को फिर भी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हाइजीन, सैनिटेशन इस इलाके में है, कुछ इलाकों में वो कम्प्लीटली माइनस है। आप देखेंगे जब आप नवलगढ़ या आप रामगढ़ की हवेलियों में जाइए तो एक ही जो चैम्बर है, एक क्वीन का एक चैम्बर है रावला, तो आप उसमें देखेंगे लेवल्स होंगे, एक नीचे का लेवल, फिर सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। थर्ड लेवल बिल्कुल विंडो से लगा होगा और उसके नीचे वाला लेवल जो है उसके ऊपर रसोई है, थर्ड नीचे वाले लेवल पर रहने का है, और उसके साथ मिरर का रिफ्लेक्शन है जो अरेंज है जहाँ से सनलाइट आएगी। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं नेचर के साथ कि सूरज पूरब में उगकर दक्षिण की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ फिर टलता है, ये कैलकुलेशंस किसी ने की नहीं। सर्दियों में धूप आनी ज़रूरी है घर में, गर्मियों में तो गर्मी है ठीक है, तो आपको हवा चाहिए ना कि धूप। सो उस तरह का कैलकुलेशन लोग नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग माइनस ये चीज़ें हैं। बट नए जो रिसर्चर्स हैं जो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव को और कल्चर और आर्ट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो लोग इन लोगों को इन जगहों पे जाते हैं। डेफिनेटली साइड हो रखी हैं ये, क्योंकि एएसआई सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पूरा भारत है करने को। एएसआई के बाद आपका आता है राजस्थान स्टेट का, ठीक है, जयपुर सर्किल का एएसआई। तो जयपुर सर्किल के एएसआई के पास इतना कुछ है जयपुर में कि वो औरों को नहीं करता। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हवेलियाँ तो आई कैन से 19th सेंचुरी की हैं, चलिए, बिकॉज यू नो आप उनको मेंटेन करें या उनको रीपेंट आप कर सकते हैं। हमारे पास हर्षनाथ है जो कि 9th सेंचुरी का है, वो इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है जो द्रविडियन आर्ट से बना हुआ है। कौन स्कॉलर्स थे, कौन आए, किसने बनाया, कैसे उसका पैसा था, उसकी आप जाके स्थिति देखेंगे, वो इतनी बुरी हालत में है कि एएसआई उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। बीइंग अ हिस्टोरियन, एएसआई कुतुब मीनार के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। कुतुब मीनार के अपने इंस्क्रिप्शंस जो हैं आधे से ज़्यादा सड़क पे मिलते हैं। जब उनको कोई जाके जमा कर देता है, एएसआई बड़ी खुशी से ले लेती है और उसके बाद ठीक है रख दो, इतने हैं कितनों को संभालें हम। नेशनल म्यूज़ियम का प्रॉब्लम आता है क्योंकि नेशनल म्यूज़ियम के पास भी लिमिटेशन ऑफ स्पेस है, और जब बात आती है आर्ट एंड स्ट्रक्चर्स की तो वो फुल स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे जो फुल स्टैचूज़ हैं, फुल स्कल्पचर्स हैं, वो उन्हीं को रखना पसंद करते हैं। सो आई बिलीव ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जाकर वापस आम जनता की हो जाती है कि आपकी हेरिटेज को आप कितना अच्छे से संवारें। क्योंकि जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे अपनी संस्कृति से या कहिए अपनी विरासत से, धरोहर से, तो हम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप ही हैं जो उसे प्रमोट करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट के पास आप कहिए इतना कुछ है करने को कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, और वो इतने छोटे इलाके में है कि वो जानते हैं वो इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनेगी, इसलिए वो लोग उसको नज़रअंदाज बड़ी आसानी से कर देते हैं। और फिर जब ब्यूरोक्रेसी के मामले आते हैं तो यदि थोड़ा सा लोकल्स अवेयर हो जाएं कि बजाय आप कहीं और विजिट करने के लिए अपने लोकल हेरिटेज को आप सपोर्ट करें और उसको थोड़ा फ्लरिश करें, तो आई बिलीव वो काम करेगा। बिल्कुल मैम, हम देखते हैं कि जैसे सीकर में फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि लोकल्स अगर खुद ही अपनी धरोहर, अपने फॉर एग्जांपल वी हैव हर्ष, वी हैव अ लॉट ऑफ फोर्ट्स, हवेलियाँ हैं, अगर हम ही उन्हें उसे अच्छे तरीके से जाएं, विजिट्स करें रेगुलरली, जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट के, वो सब करें, तो आई गेस थोड़ा सा हमारे यहाँ पे भी पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों में एक वो चीज़ आ जाती है कि जैसे मान लीजिए एएसआई ने एक बोर्ड भी लगा दिया कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उस पर कचरा भी हम फेंकते हुए बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू और मी,
बट येस देयर आर मेनी हु डू Many दैट. people, yeah. अच्छा, वो सेंस उनको रजिस्टर ही नहीं होता हम्म. बिकॉज अपनी उनकी आप कहिए ब्रेड एंड बटर का स्ट्रगल इतना है कि उनको लगता है कि विरासत बाद में, हम्म. पहले पेट भरे मेरा. हम्म. तो आई थिंक वो है कहीं ना कहीं, बट उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. आपको कुछ करना नहीं है, हम्म. सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है. हम्म. आपको ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि हवेली के लिए करो, बट हाँ. मैं ये कह रही हूँ कम से कम ये मत करो, सही. कचरा उसके ऊपर मत फेंको, उतना ही बहुत है. जो है एटलीस्ट उसे उस हालत में रहने वो दो. अब कम से कम अपनी मौत मरेगा ना. बिल्कुल. आप उसके ऊपर कचरा फेंक कर, आप उसके ऊपर कूड़ा डाल के, एक समय के बाद ऑब्वियसली लोहे के बोर्ड होते हैं या प्लास्टिक के, वो टूट जाते हैं, जंग लग जाता है, खत्म हो जाते हैं. तो जब आप वो सब कर रहे हैं तो बस इतना ही है कि ये एक्टिविटीज़ ना करिए. रामगढ़ मैं गई हूँ, मैंने फील्ड वर्क किया है. आप यकीन नहीं करेंगे, हवेलियों पे इतने खूबसूरत चित्र हैं जो पूरी नरेशन कर रहे हैं पूरी स्टोरी का. हम्म. वहाँ पे लोग खड़े होके मतलब दे आर हेल्पिंग देयर नेचुरल कॉल्स, हम्म. जबकि वहीं पे मतलब देयर आर अदर वेज ऑल्सो टू डू इट. तो Yeah. कहीं ना कहीं वो खुद लैक कर जाते हैं क्योंकि हमें खुद ही सेंस नहीं है. हमें लगता है रोज देख रहे हैं हम इसको, इट मस्ट नॉट बी अ बिग It is डील. a shame on ourselves that we are not even protecting our own culture बिल्कुल. and we are ruining it. So मैम ये हो गया ये बात. अब दूसरी चीज़ एक हम देखते हैं यूजुअली, बी इट गवर्नमेंट्स, बी इट द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लोग एक्चुअली जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फूड्स है, दे आर ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुल, बट गवर्नमेंट्स या whosoever इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर देते हैं, विच एक्चुअली जो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है विच यूजुअली डिस्ट्रॉयज इट. सो मैम उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एप्रोप्रिएशन आई बिलीव है कि ये एप्रोप्रिएशन का काम है. हम्म. जब हम फिट करके बताना चाहते हैं कि आप यही तस्वीर देखिए, हम्म. जयपुर पिंक सिटी है, हम्म. जयसिंह ने नहीं कहा वो पिंक सिटी है. हम्म. जयसिंह के कहीं दूर दूर तक ख्यालों में नहीं था कि उसको पिंक सिटी कहलाना है. हम्म. जोधपुर को लोगों ने ब्लू सिटी बना दिया, हाँ. क्योंकि हमें जीके में एक और क्वेश्चन ऐड करना था. हाँ. तो आप जब जयपुर को पिंक सिटी बना रहे हैं तो जयपुर सर्किल में सीकर आता है. बिल्कुल. तो आप देखेंगे बहुत ही मतलब उसका मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूंगी. यहाँ पे आपके खोखरों की ढाणी है, हम्म. वहाँ पे बंजारों की एक कुआं है. जो बंजारे चलते थे तो वो अपने लिए कुआं बनाते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे जानवर होते थे उनको पानी पिलाने के लिए. तो सूखे इलाकों में वो कुएं बनाते थे, जिन इलाकों में नदियाँ होती थी वो नदी पे डिपेंड करते थे. उसको आपने पिंक पेंट कर दिया. आपने ये रियलाइज़ नहीं किया उसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन था. हम्म. उसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन है जो फारसी में लिखा हुआ है, हम्म. जो मैसेज दे रहा है कि पीछे जो आ रहा टांडा है, और ये बात है 1783 की, विच इज़ क्वाइट ओल्ड, कि पीछे जो टांडा आ रहा है उसके लिए मैसेज है कि हम लोग सीकर के फौजदार को लेकर हम्म. रोहेलखंड की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके. दैट मीन्स कहीं ना कहीं भूमियाओं का डर इतना था कि उन्होंने सुरक्षा मांगी सीकर से. हम्म. सीकर ने उनको फौजदार दिया. ऑब्वियसली फौजदार अकेला नहीं जाएगा, फौज लेके उनके साथ गया होगा, और हम आगे बढ़ रहे हैं रोहेलखंड की तरफ. यानी मैसेजिंग क्या है कि तुम रोहेलखंड की तरफ मत बढ़ना हाँ. और सीकर को कांटेक्ट मत करना क्योंकि यहाँ की फौज हमारे साथ लग गई है. हम्म. तुम किसी और आसपास के रूलर को या प्रिंस को कांटेक्ट करना जो तुम्हें सपोर्ट देगा या स्ट्रेंथ देगा या प्रोटेक्शन देगा, सिक्योरिटी देगा. हम्म. और रोहेलखंड की तरफ ना बढ़कर तुम किसी और तरफ रुख करना ताकि दोनों टांडे जाके आगे कॉन्फ्लिक्ट में ना आए कि सामान कौन बेचेगा. ये वही वाली बात है. हम्म. सेम नंबर की बस है, सिटी रूट पे हाँ. चल रही है, तो जो बस पहले पहुंचेगी उसको सवारी मिलेगी. बिल्कुल. तो हम जा रहे हैं, तुम इधर मत आओ. हम्म. आपने जब पेंट किया उसको तो आपने जयपुर सर्किल के हिसाब से उसको पिंक पेंट करना था. हम्म. पिंक पेंट करने में आपने उस इंस्क्रिप्शन को भी पूरे को पेंट कर दिया उस इंस्क्रिप्शन, क्योंकि जो पेंटर आपने हायर किया होगा टेंडर टू टेंडर, आपने कोई आर्ट एस्थेटिक्स वाला आदमी नहीं लगाया होगा, हेरिटेज कंजर्वर आपने नहीं लगाया होगा. वो गया, उसने पिंक कलर अच्छा बाहर गहरा करना है, अंदर हल्का, उसने सारा पोत दिया. दोबारा हम जैसे लोग जाते हैं कि इंस्क्रिप्शन का फोटो ठीक नहीं आया, जाके देख रहे हैं इंस्क्रिप्शन है ही नहीं. हम्म. राइट. ट्रू. विच इज़ सच ए बिग लॉस. यस. क्योंकि बंजारे एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पहले तो सोर्सेज नहीं है. ना होने का सीधा सा कारण है क्योंकि बंजारे बही खाते नहीं मेंटेन करते थे. बिल्कुल. और वो आगे से आगे मेमोरी पे चलते थे. हम्म. उन्होंने गलती से कुछ लिखने की कोशिश की तो आपने उसके ऊपर पेंट कर दिया. हम्म. राइट. और यदि मान लीजिए मैंने उसको कोट कर दिया कहीं, कोई गलती से उसको देखना चाहे, कोई बड़ा हिस्टोरियन या कोई और या कोई फॉरेन स्कॉलर कि देख के आता हूँ उसका क्या रेलेवेंस हो सकता है, तो आपने तो उसको छोड़ा ही नहीं. सही. तो वो डैमेज हो गया ना, इररिपेयरेबल लॉस हो गया वो. बिल्कुल. सो आई बिलीव वो है, और वो उसका कारण यही है क्योंकि जो पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है
गवर्नमेंट कभी भी डिसिप्लिन के ओरिएंटेशन को देखकर नहीं डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ये मानती है आईएएस बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, उनको सफिशिएंट नॉलेज है कहाँ कौन सा पेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रेडिशन में, हिस्ट्री में चेंजेस आते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू, कि डैमेजिंग आवर ओन कल्चर। विद इंडिया इज़ फेमस उसके कल्चर, उसके हेरिटेज के लिए, एंड वी आर जस्ट रूइनिंग इट। तो मैम, अभी तक हमने आपसे जितनी बात की, आपके बारे में जाना, हमें ये लगा कि आप जिन मुद्दों पे बात करती हैं, या आपके जो विषय होता है, टॉपिक होता है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स होता है, जिस पे लोग अक्सर बात नहीं करते। और फॉर एग्जांपल, आपका एक आपने पेपर भी लिखा था विच टॉक्ड अबाउट हिंजराज, द किन्नर्स, बंजारों पे आपने बात की। तो मैम, किस तरीके से आप अपने टॉपिक को ऐसे डिसाइड करती हैं और उस पर आप कैसे रिसर्च करती हैं? आई थिंक जब मैं लिखने लगती हूँ तो मैं पहले सोचती नहीं हूँ कि मुझे इस टॉपिक पर लिखना है। आई रीड अ लॉट अबाउट द टॉपिक फर्स्ट। ओके। और जब मुझे लगने लगता है कि अच्छा ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा था, या ऐसा इस पर्टिकुलर इतने बड़े साम्राज्य में हो रहा था, तो इसका कोई छोटा रूप तो ज़रूर होगा जो ग्राउंड पे कैसे काम करता होगा। एवरीवन नोज कि मुगल किंगडम है या अशोकन किंगडम है, उसमें लोग काम करते हैं, उसमें लोग इंटरैक्ट करते हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जो राजा के वफादार हैं। बट कोई भी इंसान जिसके बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, वो इतना वफादार राजा का यदि है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उसके बच्चे, उसका परिवार उसके लिए सेकेंडरी है। जो उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, या उसके माँ बाप जिन्होंने उसके लिए सब कुछ किया, और कोई एक आदमी उसके लिए इंपॉर्टेंट है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में लगभग आप कहिए 10 साल पहले या 5 साल पहले मिला है, जिसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उनका ब्रदर नहीं है, उसके साथ खेला नहीं है, उसके साथ बढ़ा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल राइट। तो यदि मैं यूनक्स वाले की बात करूं तो आई वॉज रीडिंग थिंग्स अबाउट ऑटोमन एम्पायर, कि ऑटोमन एम्पायर को सक्सेसफुल बनाने में किसका रोल है। सिमिलरली कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह है, उसको पॉपुलर बनाने में किसका नाम है, वो कैसे बनी। तो ये सारा चाइना, इतना वर्ल्ड पावर चाइना बना, या चाइना की मेरिटाइम सर्विसेज इतनी फेमस हुई, ओशियानिक ट्रेड पे उनका पूरा कब्जा हो गया, पूरे साउथ सी पे या साउथ ईस्ट एशियन सी पे। तो पता लगता है कि सब जगह ये काम यूनक्स करते हैं, और यूनक्स हैं जो बेसिकली गवर्नर्स हैं। और इसी से देन आई स्टार्टेड कि अच्छा, ऑटोमन्स ने इनको बनाया, ऑटोमन किंगडम ने बनाया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे पास इतना पैसा है, यदि हम ऐसे लोग नहीं रखेंगे तो कभी ऑनेस्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाइफ हस्बैंड के साथ एक समय तक ऑनेस्ट है। जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब वो देख रही होती है कि बेटा राजगद्दी पर आएगा, टू बी टॉकिंग ऑफ नॉट ऑफ द सेक्युलर टाइम्स और नॉट ऑफ द डेमोक्रेटिक टाइम्स, बट आई एम टॉकिंग ऑफ द टाइम्स जहाँ सब कुछ किंगडम ऑटोक्रेसी से डिसाइड होता है। तो उस समय में जब वो राजा जानता है कि उसकी लॉयल्टी शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, राजा की एज है, उसकी मौत होनी है, तो रानी अपनी एज सिक्योर कर रही है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है कि उसको बेटे को सपोर्ट करना है हर चीज़ में। तो जब वो उधर फ्यूचर सिक्योर कर रही है, तो यहाँ पे राजा अपने आप को कैसे सेफ फील करे, क्योंकि एक समय के बाद में बेटा ही बाप को जहर दे रहा होता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहांगीर अकेला बेटा था, उसी को मुगल साम्राज्य आना था, सब कुछ उसी को मिलना था, लेकिन एक समय के बाद में वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था अकबर से कि 1599 में उसने अकबर को स्वीट पॉइजन देना शुरू कर दिया। और अकबर को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि अकबर का इतना बड़ा साम्राज्य है, सब कुछ है उसके हाथ में है, इतने लोग हैं, इतने स्पाई सिस्टम है, और हकीम जो हकीम है जिससे इलाज करवा रहा है अकबर, उसको भी बेटे ने रिश्वत दे रखी है कि तुम्हारा काम है इसको सिर्फ ख़त्म करना, तुम्हें उसके बाद राज हकीम बना दिया जाएगा। सो द पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सम इंस्ट्रक्शंस कि उसको भी फ्यूचर चाहिए। बिल्कुल। रानियाँ कुछ बोल नहीं रही क्योंकि उनको पता है उनका भी फ्यूचर सिक्योर है, राइट। ही गेट्स टू नो ओनली वन डे व्हेन ही कैचेस होल्ड हिम एंड देन ही इज लाइक कि अच्छा मेरे साथ क्या हो गया। तो वो कहता है कि आपके बेटे के कहने पे मैं आपको ये जहर दे रहा हूँ। जब अकबर को ये पता चलता है तो जहांगीर आगरा छोड़कर इलाहाबाद में चला जाता है, ओपन रिबेलियन डिक्लेयर कर देता है, राइट। तो ये हम देखते आए हैं कि हमेशा ये होता रहा है, बिकॉज ऑटोक्रेसी है, सबको गद्दी पर आना है। और इट इज़ नॉट ओनली मुगल्स, ऐसा सबके साथ होता रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि राजपूतों के ऐसा नहीं होता था, या कहिए अशोका के यहाँ ऐसा नहीं था, ये लगभग सभी साम्राज्यों की ये आम कहानी है। इसी में यदि आप देखें तो ओवरऑल कि टॉपिक चुनने की बात, तो यूनक्स ज़रूरी हो जाते हैं। ऑटोमन्स में जब इतना स्ट्रेंथ था तो मैंने सोचा इतने स्ट्रॉन्ग एम्पायर के बाद यदि इतना छोटा सा क्लास, क्योंकि यूनक 4 या 5 होते थे राजा के पास, और उनका काम 2 या 3, एक तो रॉयल ट्रेजरी पे नज़र रखो पैसे पे,
दूसरा मेरे बेड चैम्बर में, ताकि मुझे सोते हुए कोई ना मार दे, तभी हम सबसे ज़्यादा बेसुध होते हैं। 2, तीसरा मेरे खाने को मेरे से पहले तुम खाओगे, टू चेक व्हाट इज देयर इन द फूड। एंड 4th, जब मैं हमाम में हूँ, नहा रहा हूँ तब, क्योंकि तब आप यू आर कॉट, कहते हैं ना हमाम में सब नंगे वाली बात है। तो वहां पे यदि आपको किसी ने पकड़ा तो आप ऑब्वियसली बीइंग अ किंग, आपका एक प्रोटोकॉल है, आप ऐसे ही बाहर नहीं आ सकते कि मुझ पे हमला हो गया, या पहले ही किसी ने अंदर किसी को छुपा के बैठा दिया कि अंदर घुसते ही मार देना, तो नोबडी विल गेट टू नो। इम्पोस्टर हिंदुस्तान की इतिहास में, या कहिए वर्ल्ड ओवर, इम्पोस्टर्स, रूप बदल के बहरूपिये, ये एक आम बात है राजाओं के लिए। तो वो ना हो जाए इसलिए वो लोग इन लोगों को रखते थे और अहम पोजीशंस पे ही रखते थे। और ये लोग इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि कॉन्स्टेंटीन एक यूनक है जिसके नाम पे बेसिकली कॉन्स्टेंटिनोपल बना है, राइट, जिसके ऊपर अब इतना झगड़ा चलता है कि जेरूसलम किसका है, मेरा है कि तुम्हारा है, यू नो। उसी से देन आई स्टार्टेड। तो इसी तरह से आई थिंक आई चूज ऑल माई टॉपिक्स, बिकॉज मैं कभी भी टॉपिक ही नहीं सोचती हूँ इस पे मैं रिसर्च करूँगी। मैं इसी तरह से, मतलब कि अच्छा ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है तो ये कैसे हो सकता है और ये क्यों बने इतने पॉपुलर, तो देन हाउ इट इज़ मेड, हु मेक्स देम, इज देयर अ क्लास, या उनका एक अलग ग्रुपिंग है, या राजा खुद किसी को लेकर यूनक बना देता है। तो वहीं समझ में आना शुरू होता है कि हिजड़ा और किन्नर एक चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हिजड़ा नेचुरल फॉर्मेशन है, वो जैसा पैदा हुआ, उसमें दोनों ट्रेट्स हैं मेल फीमेल के, और यूनक वो है जिसमें मेल फीमेल दोनों नहीं है, वो प्योरली मेल है। लेकिन उसकी बॉडी को फेमिनाइन कर दिया गया है, उसके शरीर को औरत का शरीर बना दिया गया है, राइट, उसको कास्ट्रेट कर देते हैं। तो जब उसका कास्ट्रेशन हो जाता है तो ही इज नो मोर एबल टू रिप्रोड्यूस, तो वो आगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ा सकता। तो वो जानता है कि माता पिता हैं पीछे और केवल वो है। और जिस तरह से माता पिता होते थे उनको टैक्सेशन में बच्चे दान करने पड़ते थे, तो उसके एक क्लास डेवलप होती है ख्वाजा सार, जो टैक्स कलेक्शन में जब जाते हैं, जब टैक्स कलेक्ट होता है, जब आपके पास देने को पैसा नहीं है तो आप क्या देंगे, आपको टैक्स तो जमा करवाना है। तो लड़के जो होते थे, लड़का है यदि बच्चा है 3 साल से बड़ा जो भी लड़का है, आप उसको दे दीजिए, टैक्स की जितनी पीछे की बकाया रकम है 10 साल की, वो वेव ऑफ हो जाएगी। 10 साल इज द मैक्सिमम पीरियड, मिनिमम आप 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में कहीं पे भी कट ऑफ करवा सकते हैं, और वो उसको दे देते हैं। गवर्नर क्या करेगा बच्चे का, जिसने टैक्स लिया है, वो उसको उठा के ख्वाजा सार को देता है, ख्वाजा सार गवर्नर को उसका पैसा दे देता है कि भाई उस आदमी का इतना टैक्स था, मान लीजिए 3 लाख रुपए, तो वो उसको 3 लाख दे देगा, बच्चा लेके चला जाएगा। ख्वाजा सार उसको अपनी मंडली में रखकर उसको कास्ट्रेट करता है और उसको अपने मैनर्स सिखाता है। अच्छा, हिजराज वगैरह नाच गा के पैसा कमाते हैं, यूनक्स ये काम नहीं करते हैं। ख्वाजा सार का काम है उसको ट्रेनिंग देना, पढ़ाई कराना, तो वो उसको लिटरेचर में फाइनेस्ट बनाते हैं। क्योंकि मुगल्स की वजह से यूनक्स का स्टेटस इतना बढ़ गया था, जैसे मलिक अंबर है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, वो पर्शियन का बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसके साथ साथ वो अरबिक का बहुत बड़ा स्कॉलर है। तो इनकी स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी थी कि आप यूनक हो गए हो तो ये नहीं कि राजा के साथ तलवार लेके खड़े हो जाएंगे तो यू विल बी फिट इन द जॉब, नो, आपको लिटरेचर में फाइन होना है। आपको जैसे मुगल्स के लिए आपको संस्कृत लिटरेचर, आपको पर्शियन लिटरेचर, आपको अरबिक लिटरेचर, आपको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, थियोलॉजी, आपको सब आना चाहिए। तो वो ख्वाजा सार उस बच्चे को 3 साल से लेकर तैयार करना शुरू करता है जब तक वो बिक ना जाए, यानी उसकी जब कोई सही मोल देने वाला आएगा तो वो बेचा जाएगा, तब तक वो वहीं रह के ट्रेनिंग करेगा। अच्छा, जब कास्ट्रेशन कर दिया जाता है तो बॉयज़ की बॉडी का एक अलग फॉर्मेशन हो जाता है। जब वो 13 साल में प्यूबर्टी के आसपास आते हैं तो उनका ये गॉइटर डेवलप नहीं होगा, उनका वो वॉइस कॉर्ड डेवलप नहीं होगा, राइट। कास्ट्रेशन हो गया है तो मुस्टैचेस वगैरह नहीं आएंगे, तो उनका फेस फेमिनिन हो जाएगा, बिकॉज कास्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कास्ट्रेशन हो चुका है। सिमिलरली उनके ये ऑफलॉन्ग्स लंबे हो जाएंगे, यानी चेस्ट जो बोन है वो अजीब सी फैल जाएगी, राइट। तो और कमर का जो स्पाइन, जो आपका स्पाइन है, वो स्पाइन थोड़ा सा कर्वेचर में आ जाएगा। सो दिस इज अ मेल बॉडी हु हैज़ बीन मेड फीमेल, so it is a male who has been entrusted with the duties of male in a female body, right? तो masculinity और femininity के उसमें दोनों symptoms हैं। और दूसरा, he is natally alienated and socially dead। natally माता पिता से वो 3 साल की उम्र में अलग हो गया, तो उसकी कोई स्मृति ही नहीं है माता पिता की, right? तो natal उसका कट ऑफ है, और सोशल डेथ हो चुकी है क्योंकि समाज में वो अपने लिए पत्नी, अपने लिए भाई, अपने लिए मतलब साला बहनोई कुछ ढूंढ नहीं सकता है,
तो क्योंकि उसकी पत्नी नहीं होगी तो रिश्ते नहीं हो सकते हैं, राइट, बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, उसकी मृत्यु हो चुकी है सब तरफ। यदि वो राजा का लॉयल रहेगा तो वो अथाह पैसा कमाएगा। जयपुर आप देखें, जोधपुर आप देखें, मुगल साम्राज्य आप देखें, जितनी बावड़ियाँ हैं, जितने कुएं हैं, जो भी पब्लिक वर्क्स हम कहते हैं, पब्लिक वर्क्स का मेरा यहाँ मतलब है पानी के स्रोतों की संरक्षण है, या कहिए लाइब्रेरीज हैं, या कहिए मंदिर हैं, आपके गार्डन्स बनते थे मंदिरों के आसपास में, वो सारे के सारे लगभग यूनक्स के बनाए हुए हैं, राइट, क्योंकि ये पैसा बहुत कमाते थे। दूसरा ह्यूमन बॉडी है ऑब्वियसली, तो राजा के आसपास रहते हुए राजा से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये वहाँ पे भी रिश्वत खाने लगते हैं कि तुम्हें राजा से मिलना है, टाइम नहीं है, राजा को बता ही नहीं रहे कि तुमसे अपॉइंटमेंट कोई मांग रहा है, राइट। तो मोबाइल तो होता नहीं था कि राजा को टेक्स्ट कर दे कोई, ऑब्वियसली, एंड ही इज लिविंग इन आइसोलेशन, तो वो इंटरेक्शन भी वहाँ पे कह रहा है इतना पैसा दे दो मिलवा देंगे, वो भी धंधा, वो एक्सचेंज हो गया, वहाँ एक्सचेंज हो गया। वो इस पैसे को कहाँ ले, क्योंकि बेटा तो नहीं है जिसको प्रॉपर्टी बना के दे, बेटी नहीं है जिसकी शादी करनी है, तो वो लोग ऐसे ही पब्लिक फेयर्स में, क्योंकि उनको अपनी हिस्ट्री चाहिए। तो ये एक साइलेंट तरीका है हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने का। राजाओं ने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया कि ये बावड़ी मैंने बनवाई, राइट, क्योंकि वो उसका गुलाम था। जबकि ज़्यादातर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मिलता है कि ये फलाना आदमी ने फंड करी थी, या इसका पैसा उसने दिया, या वो कारीगर वहाँ से लाया था। सो दिस इज़ हाउ यू नो आई गॉट इंटरेस्टेड। ऑटोमन्स में ये केवल वो काम करते हैं, बट जब जयपुर में मैंने देखा तो ये बहुत और तरीके के भी काम कर रहे हैं। तो ये हरम को गाइड कर रहे हैं, रावले के ऊपर नज़र रख रहे हैं, रानी का मूवमेंट कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये वो देखते हैं। राजकुमारों की एजुकेशन कैसे होगी, राजकुमारों का वॉरियरशिप में ट्रेनिंग कैसे होगा, वो सब यूनक्स देखते थे। तो इनका मतलब इतना बड़ा आप कहिए कि राजा इन्हीं के बेसिस पर राज करता था। दे वर द मेजर रोल। मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था, बट वेरी इंटरेस्टिंगली टू से, आई मीन जस्ट टू ऐड टू इट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 जब ब्रिटिशर्स ने बनाया तो उन्होंने रियलाइज़ किया, और उसमें केवल 2 कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल बताया है, एक यूनक्स को, एक बंजारों को। उसके अलावा देयर इज नो थर्ड कम्युनिटी हु इज क्रिमिनल। व्हाई? बिकॉज यूनक्स वर द इकोनॉमिक सपोर्ट ऑफ द स्टेट and the Banjaras were the bottom support, and together these two, you know, they were hand in hand. और इनसे जैसे कहते हैं ना गिरारी घूम रही थी राज्य की, इन दोनों को अलग करके क्राइम में फिट किया और दोनों को उठा के जेल में डाला, स्टेट क्लोज। सही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था पहले कि मैं इन बातों में जानूँ पढ़ूँ, बट अब से मैंने आपसे जैसे जाना, इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट कंपेल्ड मी कि अब मैं आपकी बुक्स तो पढ़ूँ ही पढ़ूँ डेफिनेटली। थैंक यू। तो मैम, लाइक टॉकिंग अबाउट योर बुक्स, अभी तक आपने कितने टोटल बुक्स लिखे हैं? I mean in market 3 are available. Okay. I am working on the 4th. Hopefully that will be out by February 2021. Fine. And मैम, out of the 3 सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किस में आया कि ओके यू नो कीन इंटरेस्ट जिसमें आया हो, कौन सी बुक थी तीनों में से? आई थिंक टू से, आई मीन मुझे तीनों में बहुत मज़ा आया काम करने में, क्योंकि मेरी तीनों किताबें फील्ड वर्क बेस्ड है। लेकिन जब मैं बात करूँ फील्ड करने में किस में मज़ा आया, या जिसको करने में आप कहिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आए, तो वो मैं कहूँगी वो है द एटर्नल दस्तूर क्राफ्ट। ओके। बिकॉज एटर्नल दस्तूर में ये रहा कि एक तो मेरा फील्ड बहुत बड़ा था, बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली आमेर फिक्स एज अ सिटी, इट वॉज द एंटायर जयपुर। प्लस अलॉन्ग विद दैट आई हैड सो मेनी पेपर्स टू लुक एट। बंजारों के ऊपर मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मुझे बंजारों के लिए वीव करना पड़ा बहुत कुछ, कि कुछ मिल जाए, कुछ कहीं मिल जाए, और एक डॉक्यूमेंट मिल गया तो देन आई हैव टू यू नो रीट्रेस। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मैं देखकर ये कह सकूँ कि हाँ ये मैं एकदम सॉलिड बात कह सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो बंजारे वाले में स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स बहुत था, तो उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि आपको कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी। हाँ, ब्रिटिश सोर्सेज से मिलता है, लेकिन वो हमेशा बायस्ड होता है एटीट्यूड, बिकॉज वो फॉरेनर्स हैं, आधी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। दिल्ली पर काम करते हुए मुझे अच्छा लगा, बिकॉज वो जो शहर है, मतलब नो डाउट दिल्ली हैज़ मेड मी, और उसने मुझे बहुत कुछ ऐसा सिखाया है जो शायद आप कहीं दुनिया में नहीं सीख सकते। दिल्ली मतलब आपको धक्के देती है। निज़ामुद्दीन औलिया की कहावत है, दिल्ली किसी को 3 बार बुलाती है। मुझे आई बिलीव उसने 1 बार बुलाया और बड़े अच्छे से नवाजा। तो आई थिंक मुझे दिल्ली में वो मज़ा आया काम करने में। और इसके लिए मैं कह रही हूँ कि द एटर्नल दस्तूर वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स टू लुक एट। इतने सोर्सेज थे कि समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको छोड़े और किसको ले। सेकेंडली, वेराइटी ऑफ पीपल। पहले मैंने एक काम शुरू किया था तो मैंने सिर्फ सोचा था कि हाउस होल्ड, मतलब राजा का घर, उससे कैसे राजनीति चलती है, और राजा का प्रोटोकॉल, बस।
जब मैंने इनको किया तो मुझे पता लगा कि बिना रिलीजियस डिग्निटरीज के इन दोनों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो रिलीजियस डिग्निटरीज, अच्छा जब मैं रिलीजन देखने लगी तो पता लगा कि सिर्फ रामानंदी ही नहीं, नाथपंथी, गोविंदानंद, गाल्ता जी एंड यू नो देयर आर सो मेनी, चैतन्याइट्स, सब कहाँ कहाँ जाके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, निम्बार्काइट्स। तो उसी के साथ उनका सेंटर बढ़ जाता है। फिर कौन सा राजा है जो अपने आप को इंद्र कहने लग जाता है कि मैं इंद्र नगरी हूँ, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि आप क्या करना चाह रहे हैं। कोई बुला रहा है 1 लाख ब्राह्मणों को खाना खिला रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये अश्वमेध यज्ञ है। और अश्वमेध यज्ञ के लिए ऑब्वियसली पूरा जयपुर जो है वो खालसा में चला गया है। तो अश्वमेध यज्ञ आप कहाँ करेंगे? तो अश्वमेध के लिए 1000 मतलब 1 लाख ब्राह्मण्स इज इक्वल टू 1 अश्वमेध। तो आप जस्टिफिकेशन आप कैसे ढूंढते हैं रिलीजन में कि मैं ही राजा हूँ, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। एक राजा होता है जिसको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, राइट। मैं मान लीजिए आज मैं जज हूँ, मैं कोर्ट में हूँ और जज होने के नाते मैंने ये फैसला सुना दिया, तो मुझे जस्टिफाई नहीं करना कि मैंने ये जजमेंट क्यों दिया। बट वहाँ राजा के बेचारे की ये गति है कि उसको जस्टिफाई करना है कि मैं राजा हूँ, देखो प्लीज, मतलब मान लो मैं राजा हूँ, खुद की वो बताने एग्जैक्टली है। तो और करने की जरूरत क्या है, क्योंकि लेजिटिमेसी चाहिए बॉटम से, क्योंकि लोग आपके खिलाफ हैं। तो आप उनको नीचे से अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए आप उनके लिए लेजिटिमाइजेशन ढूंढ रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इट इज़ नॉट वन वे, इट इज़ 2 वे, इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, जब आप इनको देखना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि रिलीजियस डिग्निटरीज जो हैं वो बिना पॉलिटिकल डिग्निटरीज के रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हर रिलीजियस डिग्निटरी का कोई ना कोई पॉलिटिकल ठिकानेदार है जो कि ज़रूरी है और वो उसी के लिए बेसिकली काम कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू गेट कि वो राजा से क्या करवा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है, तो आपको पॉलिटिकल ठिकानेदार को देखना होगा, राइट। तो पॉलिटिकल ठिकानेदार जानता है राजा डायरेक्टली काम नहीं करेगा, तो वो वाया पॉलिटिकल रिलीजियस डिग्निटरी के थ्रू अपना काम करवा रहा है। सो द ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दिस द रिलीजियस डिग्निटरी नोज कि सीधा राजा को कहूँगा तो वो एसोसिएशन निकाल लेगा। तो वो रानी को बताता है कि तुम्हारा बेटा नहीं है या तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही है या ये नहीं हो रहा है, तो ये करो और ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। उसमें वो पॉलिटिकल ठिकानेदार पिक्चर में आ जाता है और उनको लगता है कि अच्छा ये तो करना ही पड़ेगा, यू नो, और हमारे गुरुजी ने बताया तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट वाज मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज फील्ड वर्क बहुत था मेरे पास और डॉक्यूमेंट्स बहुत थे, तो सिलेक्शन वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो मैम, लाइक जैसे आपने बताया कि दिल्ली ने ही आपको बनाया है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब इंडिया की बात करते हैं एक मॉडर्न सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली सबसे ऊपर आता है। मॉडर्निटी के लिए दिल्ली इज़ वेरी फेमस, बट एज वी नो सबका एक पास्ट हिस्ट्री होती है हर जगह की। एंड आपकी बुक में ये जो दिल्ली का ट्रेडिशन है उसके बारे में आपने बात करी है। सो मैम, लाइक किस तरीके से जो वो चेंज आया है ऑल द वे फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी, आपने रिसर्च किया दिल्ली पे, फील्ड वर्क भी किया होगा, तो आपको क्या चेंजेस वो लगे कुछ? आई थिंक दिल्ली मॉडर्न शहर नहीं है। ओके। दिल्ली बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, दिल्ली बहुत कल्चरल है। मॉडर्निटी को एक्सप्लेन करने के लिए लोग उसका पिक्चर लेते हैं कि ये मॉडर्न है, क्योंकि हम मॉडर्न मानते हैं जहाँ मतलब एज आई से बार बार हम अंग्रेज़ी बोलना, अच्छे मतलब अलग तरीके के कपड़े पहनना या ये वेस्टर्न कपड़े पहनना मॉडर्निटी का डिस्क्रिप्शन है, बट वो दिल्ली नहीं है कभी भी। दिल्ली इज़ समथिंग, जो ओरिजिनल दिल्ली है वो चांदनी चौक है या आप कहिए शाहजहानाबाद है, और दिल्ली जो है वो भी दिल्ली है, लेकिन वो सारी दिल्ली वो है जो लोगों ने इमेजिन की और बनाई। सो दिल्ली की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो जो कुछ आता है उसको रख लेती है। दिल्ली किसी चीज़ को बाहर नहीं फेंकती, वो ये नहीं कहती कि तुम मत आओ या तुम मत रहो, वो कहती है अच्छा तुम आए आ जाओ, यूरोपियंस आए आ जाओ, शाहजहां आया तुम भी आ जाओ, हाँ सल्तनत आई तुम भी आ जाओ, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नया शहर बनाऊंगा, भाई बना लो, राइट। एक ने कहा मेहरौली, उसने कहा फाइन, एक ने कहा राय पिथौरा, उसने कहा ठीक है ये भी। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि दिल्ली के लोगों ने कभी उनको डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। मेहरौली जब शाहजहानाबाद बना तो लोगों ने ये नहीं कहा कि मेहरौली दिल्ली नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, मेहरौली से लेके पूरा शाहजहानाबाद दिल्ली है। वो जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ पे। सो इसी वजह से आई बिलीव दिल्ली इज समथिंग विच इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, और वो मॉडर्न जो आप कह रही हैं वो मॉडर्न भी है क्योंकि आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जब सब चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस होगी तो हर किसी में जैसा कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा, तो वो हमेशा एक्सट्रैक्ट करते हैं आप, वो आपकी समझ है कि आप किससे अच्छा उठा रहे हैं और कहाँ से आप बुरा ले लेंगे, वो फिल्ट्रेशन आप खुद करना है। अच्छा, दिल्ली बहुत जल्दी आपको पोल्यूट करती है, ये दिल्ली का एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं एक बूस्ट है वो दिल्ली का, वो आपको पोल्यूट करती है। और जैसा कि कहा जाता है कि वहाँ की तो हवा में ही बेईमानी है, ठीक है,
क्योंकि मैंने जैसा कहा पोल्यूट कर देती है आपको कि आप उस रेस में यदि आप चढ़ गए दिल्ली वाली में तो उसका लिमिट नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट। लेकिन आप यदि उस रेस से बाहर रह गए जो कि मॉडर्निटी ने थोपी है और यदि आप ओरिजिनली दिल्ली के हो गए तो देन आई थिंक दिल्ली गिव्स यू, वो आपको बनने में मदद करती है। ओके, सो मैम दिस मॉडर्न टर्म और डिजिटल टेक्निकली आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, डिजिटल इंडिया बन रहा है अपना। सो मैम एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, और आपका तो टॉपिक ही हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री इज़ समथिंग जो थियोरी जो थोड़ा सा उस एम्फेसिस के साथ पढ़ाई जाए तो ज़्यादा समझ आती है, बट ये जो डिजिटल हिस्ट्री टीचिंग चल रही है आजकल हमारे एजुकेशन पैटर्न में, और हम ये भी देखते हैं कि हिस्ट्री ही एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एज पर पॉलिटिकल नीड्स, एज पर पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स चेंज भी कर दिया जाता है। इट इज़ वेरी मच मोल्डेड नाउ डेज। तो मैम इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक हिस्ट्री पे अटैक करने का एक ही कारण है जो हर गवर्नमेंट करती है, अटेम्प्ट करती है, वो ये बिकॉज एवरीवन हैव ए वर्जन ऑफ हिस्ट्री। ओके, आई कैन नॉट से कि जानवी का वर्जन ऑफ हिस्ट्री इज रॉन्ग एंड माई वर्जन ऑफ हिस्ट्री इज करेक्ट। ओके, बिकॉज हिस्ट्री में लेयर्स है। एक वो हिस्ट्री है जो आप जानते हैं, आपके फादर की एक हिस्ट्री है, आपके दादा की एक हिस्ट्री है, आपने जो एक्सपीरियंस किया वो एक हिस्ट्री है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो एक हिस्ट्री है, राइट? एक हिस्ट्री वो है जो एज ए कम्युनिटी आप फील करते हैं, राइट? जो थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है, अदर्स का जो फीलिंग हम क्रिएट करते हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। लोग जब आपको ये बताएं, आप ये बताएंगी लोगों की मैं हूँ, तो शायद लोग इतना नोटिस ना करें। लेकिन आप दूसरों को जब ये बताते हैं मैं हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और मेरी प्रोटेक्शन तुम इसलिए करो क्योंकि वो दूसरा है। जब आप दूसरा क्रिएट करते हैं, अपने आप को बताना मुश्किल होता है, जब आप दूसरा क्रिएट कर देते हैं तो आप अपने आप एक्सप्लेन हो जाते हैं। ओके, वो एक तरीका है हिस्ट्री का। अदर को आप इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आप लोगों में फियर बना सकें उसका, कि ये अलग है, ये दूसरा है। बीडी चट्टोपाध्याय का बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, वो बहुत लंबा लिखते हैं, हर चीज़ को 80 पेजों में लिखते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटिंग द अदर एक उनका आर्टिकल है। यदि आप उसे देखें, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताया है कि हम दूसरा क्यों क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं हिस्ट्री में, ये बार बार अब बताया जा रहा है जब से नवी गवर्नमेंट बनी है 2014 ऑनवर्ड्स, बार बार अमित शाह कहते हैं कि हमें हिस्ट्री लिखनी है, नए सिरे से लिखनी है, नई हिस्ट्री लिखनी है। नई हिस्ट्री क्यों लिखनी है? आप अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को सही इतिहास नहीं बताएंगे तो उनके पास कभी लेसन्स नहीं आ पाएंगे। आप आज राणा प्रताप को वॉरियर बना दीजिए, आप बता दीजिए कि उसने अकबर को हराया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बच्चे फेल कर जाएंगे ये समझने में कि यदि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा होगी तो उनको किस तरीके से पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस करने हैं अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी के इनोसेंस को बचाने के लिए। क्योंकि इतिहास में लड़ाई कोई बहुत बड़ी नहीं है, अपनी इनोसेंस का प्रोटेक्शन की लड़ाई है, राइट? तो आप अपने बच्चों से वो छीन ले रहे हैं। 10 साल के बाद उनकी इमेजिनेशन में कहीं ये आएगा ही नहीं। ठीक है, राणा प्रताप एक बड़े वॉरियर बन जाएंगे, आप कह देंगे कि वो जीते थे, बट वो हमेशा के लिए ये भूल जाएंगे कि राणा प्रताप का स्ट्रगल क्या था। वो ये जान लेंगे वो घास की रोटी खा रहे थे। घास की रोटी बनती नहीं है, लोग पालक की और आटे के साथ रोटी बनाते हैं तो नहीं बनती है, तो घास की रोटी तो मतलब फॉरगेट अबाउट इट, राइट? तो आप अपने बच्चों से वो छीन ले रहे हैं वो हक कि वो कभी ऐसी स्थिति यदि फ्यूचर में डेवलप होगी तो वो सीख पाएंगे या समझ पाएंगे कि उनके साथ हो क्या गया, राइट? दूसरी चीज, हिस्ट्री को चेंज करने का पर्पज एज आई सेड, आप दूसरा क्रिएट करते हैं। क्योंकि लोग अपने आप से नहीं समझ पाते लेकिन दूसरे के डर में जीते हैं कि वो ऐसा कर देगा। तो आप जब उस डर के साथ रहेंगे तो आप हमेशा उस डर के खिलाफ काम करेंगे, आप अपनी ग्रोथ बंद कर लेंगे। बिल्कुल, राइट? गवर्नमेंट यही चाहती है, हर गवर्नमेंट यही चाहती है, नॉट टू से कि ये गवर्नमेंट चाहती है वो नहीं चाहती थी, हर गवर्नमेंट यही चाहती है क्योंकि उससे पर्पस सॉल्व होता है, क्योंकि उससे लोग अपनी रेगुलर डिमांड से कट ऑफ हो जाते हैं और वो डिमांड करने लग जाते हैं जो उनको चाहिए ही नहीं, राइट? पाकिस्तान में आटा 50 रुपए किलो बेचे या 100 रुपए किलो, जानवी की लाइफ पे या मनीषा की लाइफ पे उससे कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन आज आप उससे चिंतित नहीं है कि हिंदुस्तान में आटा 40 रुपए किलो हो गया, आप उस चीज से चिंतित है कि पाकिस्तान में 40 रुपए किलो बिकता है। आर यू गेटिंग इट? दूसरे की थाली में कितना है उससे ज्यादा वो एग्जैक्टली आप, और नहीं थाली में भी नहीं, आप उस चीज से इम्प्रेस्ड है या आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप ना बदल सकते हैं, ना आपका कोई हस्तक्षेप है, ना आपसे कोई लेन देन है,
भाई आप इकोनॉमिस्ट होते हुए उस चीज़ के बारे में बात करें तो मैं कहूँगी कि आप कहीं अपने स्टूडेंट्स को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? मैं कह रही हूँ आप उस बहस में लग गए हैं जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, जिससे कुछ निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल। आप अपने रियल इश्यूज से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, राइट? अब वहाँ जब ऐसा होगा तो गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बात ही तो करनी है फिर गवर्नमेंट को भी। सही है। फिर गवर्नमेंट को सिर्फ बातें करनी है, फिर गवर्नमेंट को काम नहीं करना। बिल्कुल। क्योंकि लोग, आप भी तो यही चाह रहे हैं, भाई आप जो बातें कर रहे थे वही बातें हम कर रहे हैं, तो बताओ कहाँ फर्क है? तो ऑब्वियसली कहीं फर्क नहीं है, फिर तो देयर इज नो गैप। सो दैट इज द प्रॉब्लम। जब आप हिस्ट्री, इसीलिए गवर्नमेंट हिस्ट्री के साथ खेलती है, जो भी गवर्नमेंट आ जाए। एक गवर्नमेंट आती है जो कहती है हिस्ट्री मत पढ़ाओ क्योंकि इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। जब 60s में नेहरू का पर्सपेक्टिव या इंदिरा का पर्सपेक्टिव ये था कि इकोनॉमिक सोशल हिस्ट्री पढ़ाओ ताकि लोग ये समझ सकें कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, हम क्या अर्थव्यवस्था हैं, हमारा समाज क्या था, हमें क्या कमियां थी, हमें क्या इम्प्रूव करना है, कैसे हम इवॉल्व होके अब ऐसे बनेंगे। एग्जैक्टली क्या उनका इमेजिनेशन था। लेकिन जब लोग आने लगे, जब थोड़ा बेटरमेंट हुआ तो लोगों ने कहा ये छोड़ दो, थीमेटिक हिस्ट्री पढ़ाओ। आप बच्चे को 8वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं क्रिकेट की हिस्ट्री का क्या करेगा वो? बिल्कुल। आप उसे पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ, क्या करेगा वो हिस्ट्री को जान के? टू आस्क इट। आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग, कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चे को 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक और नीट सोशल हिस्ट्री पढ़ाइए कि ये आपका कास्ट सिस्टम था, ये ब्रूट रियलिटी थी आप लोगों की, कि आप लोगों के पूर्वज इतने खूंखार थे कि इंसान के ऊपर इंसान हमला करते हुए, उसको मारते हुए घबराता नहीं था। तो आप क्या समाज थे, ताकि उनमें थोड़ा सेंटिमेंट डेवलप हो, सेंसिटाइजेशन हो उनका। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम उनको क्या दे रहे हैं? रुकिए, हम आपको बताते हैं हम कितने महान भारत राष्ट्र थे। अब हम उनको बता रहे हैं कि हम भारतवर्ष थे। भारतवर्ष का उस बच्चे के लिए इमेजिनेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आज की डिबेट में भारतवर्ष नहीं बना सकता। आप उसे एक गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। जब वो अपने ही देश में इसकी बात करेगा, एक अपोजिट कैंप उसको उठा के जेल में डाल देगा। आप लोगों को आपस में लड़वा दे रहे हैं। तो हिस्ट्री ये काम करती है। तो गवर्नमेंट हिस्ट्री से खेलती है, लोग आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा काम आसान होता रहेगा, हमें जो करना है हम चुपचाप ऊपर करके द टास्क इज ओवर। नक्की, एग्जैक्टली। नक्की, यस, ट्रू मैम। जो आपने बताया कि जो चेंजेस आ गए, मतलब हिस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट अब ये कहना चाहिए बच्चों की सोच के साथ खेल रही है, उनकी थिंकिंग ही चेंज हो रही है, क्योंकि जो उनको पढ़ने में आ रहा है, द बच्चा विल ग्रास्प दैट थिंग ओनली। एग्जैक्टली, मतलब ट्रेन को कलकत्ता जाना है, वाया दिल्ली जाना होगा, लेकिन आपने वाया दिल्ली उसको ऊपर कांगड़ा की तरफ कर दिया है। बिल्कुल। तो वो जाके फाइनली मतलब हिमालयाज में टकराएगा, वो बे ऑफ बंगाल में लैंड नहीं करेगा। बिल्कुल ट्रू। तो मैम जैसे हमें अभी तक ये जाना, मैंने पर्टिकुलरली ये जाना कि आप बहुत ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई चीज़ों पे बात करती हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, एंड जो मतलब आपने जो फेस किया, मतलब आपके एजुकेशन टाइम में, या आपने जो चीज़ें पढ़ी, और जो अब आप देख रही हैं, यू आर ऑल्सो अ प्रोफेसर, जो आप पढ़ा रही हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैम उस एजुकेशन पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं, जो डिफरेंस आया है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए? तो आप उस चीज़ के बारे में थोड़ी बात कीजिए। आई थिंक स्कूल एजुकेशन को रिवैम्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल एजुकेशन को ओरिएंटेड बनाना होगा और रियलिटी बेस्ड बनाना होगा। एक लेवल तक स्कूल एजुकेशन को आप क्रिएटिव रखिए, उसके बाद रियलिटी बेस्ड एजुकेशन दीजिए। उससे स्टूडेंट्स हमेशा रियलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, वो रियल इश्यूज़ को पहचानने की अंदर मादा रखेंगे कि ये रियल इशू है, वो रियल इश्यूज़ को डेसिफर कर पाएंगे। क्योंकि हम सबके बहुत डिलेमास होते हैं, हर उम्र के कन्फ्यूजन्स हैं, हर उम्र के डिलेमास हैं। वही इंसान सक्सेसफुल है जो डिलेमास को शेड ऑफ करके रियल इशू के ऊपर बात करे या रियल इशू को हैमर करे कि भाई ये मुद्दा है, इसको ख़त्म करना है, राइट? वहीं पे सक्सेस इंश्योर होती है। एंड आई एम नॉट गारंटिंग सक्सेस कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन किस ओहदे पर है, राइट? उससे नहीं, सक्सेस फॉर द फैक्ट वो बंदा एंटरप्रेन्योर बने, वो एजुकेशन में जाए, वो चाहे एक समय के बाद में टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ ना बने, हाउस मेकर बने, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो शेफ बने, कुछ भी बने फॉर दैट सेक, वो ब्रीडर बने, राइट? फार्मर बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज वो जो करेगा उसका रियल इशू उसके साथ होगा कि ये मेरा इशू है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, और उसमें बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज खोजेगा। इंटरनेट फॉर दैट सेक, टू टॉक ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, इंटरनेट से आपने डिस्ट्रॉय किया है जनरेशन को।
बिल्कुल। क्योंकि आपने जनरेशन को बताया है कि व्हाट्सएप और टिकटॉक या मीम, ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, आपने उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट सिखाया। आपने उनको कभी भी ये नहीं कहा कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो द रियल इशू। या एंटरटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट नहीं है। इंफोटेनमेंट होना चाहिए, हाँ। लेकिन आई बिलीव एवरी एज हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन। यस। छोटा बच्चा 6 महीने का भी ये समझता है उसे भूख लगी है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन है। हाँ। दूध का बॉटल आएगा तो ही अंडरस्टैंड और शी अंडरस्टैंड्स कि इससे मुझे दूध मिलेगा। जब वो इतनी इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकता है और अपने मुद्दे को पहचान सकता है कि उसको भूख है, आप उस वक्त उसके आगे डांस करिए, ड्रम बजाइए, वो नहीं बरगलाएगा, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। हाँ। तो वाई नॉट आफ्टर 4 years ऑफ द एज? 4 साल के बाद आप क्यों ये मानते हैं कि उसका जिसमें मन खुश है वो करने दो? सही है। राइट? क्योंकि आपने यदि फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आप देंगे, तो आई बिलीव वो एक सक्सेसफुल सिटीजन बनेंगे। हाँ। जब आप फ्रीडम ओपनली कर देंगे कि भाई ठीक है जो मन आए करो, तो एक समय के बाद में इट्स लाइक आपने एक पेड़ लगाया, आपने उसकी प्रूनिंग नहीं करी, तो वो पेड़ जंगली बनेगा, वो पेड़ नहीं बनेगा। पेड़ लगाने के बाद भी ज़रूरी है उसको समय पे काटते रहना, ताकि वो सही तना लेकर सही छाया दे सके, वरना वो पेड़ की जगह बेल धेर सब बनेगा। सो वो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव वो मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है एजुकेशन में, Yes. जो ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड मैम जैसे कि आप खुद ही एक अलग फील्ड में हैं, एज एन यू आर अ राइटर, विच इज़ नॉट सो वेरी कॉमन हमारे राजस्थान में, तो इट्स नॉट वेरी कॉमन। एंड तो मैम इस तरीके की और भी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म है, मीडिया स्टडीज़ हैं, बहुत कुछ है। तो मैम आपने हमें पहले ही बताया कि रवीश कुमार सर वो आपके सीनियर रह चुके हैं, एंड हमें सबको पता है कि रवीश कुमार जी का नाम अलग जगह आता है, बाकी सब का अलग जगह आता है। तो मैम वो एक अलग तरीके का जर्नलिज्म करते हैं, वो अलग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अलग मुद्दों पर बात करते हैं। तो मैम क्या आपको उनका मतलब अंदाज सही लगता है? अ जर्नलिस्ट शुड बी लाइक दैट? इन मेजॉरिटी येस, आई एग्री व्हाट रवीश इज डूइंग विथ, बिकॉज रियलिटी ये है कि रवीश रियल इश्यूज पे काम करता है। वो कहता है मुद्दा क्या है, राइट? और ये नहीं है कि he is working on the issues which are anti something, yeah, but I think he's a real citizen. yes. Bias, जो असली सिटीजन होगा उसमें बायस आएगा, क्योंकि वो बात करेगा अपने मुद्दे की, और जब मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी तो मुझे बायस आएगा, राइट? जहां तक बात है प्रोफेशनली, तो आई बिलीव ही इज अ कमिटेड प्रोफेशनल पर्सन, कि मेरे प्रोफेशन का बॉटम लाइन ये है, along with that there are many things which I can bring in, so that he brings together. So he is not presenting you a flower, but he is presenting you a bouquet. Yes. Rest is up to you what you pick. True. Because if you remember, recently, not in fact recently, I believe last few months, he has been constantly getting into satire. उनका आप कह सकती हैं टॉकिंग सेंस या उनका डिलीवरिंग सेंस चेंज हो रहा है, और वो डिलीवर अब इस सेंस में नहीं करता कि मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहता है समझना है तो समझ लीजिए, वरना मजे करिए, ठीक है? व्हाट्सएप है, चलाइए और मस्ती मारिए घर पे, ठीक है? ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है, राइट? तो सटायर पे वो आ गया है, बिकॉज वी एज अ सोसाइटी हम सटायर को जल्दी समझते हैं बजाय रियल इशू को। यू नो, ही इज कैचिंग ऑन द मेंटालिटी। तो आई बिलीव प्रोफेशनली ही इज सक्सेसफुल, देयर इज नो डाउट। Yes, in some issues he becomes very biased, but again I will say because he is doing something which is neat. तो वो नीट का टेस्ट आई बिलीव उनको है कहीं ना कहीं, and therefore he is doing it. And thirdly, because he has been a student of history, और हिस्ट्री का एक फ्लेवर है टू से ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी बिकॉज आई हैव नेवर गॉन टू। मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में गई हूँ या तो मैं एज ए रिसोर्स पर्सन गई हूँ या टॉक डिलीवर करने गई हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स से जो रेगुलर इंटरेक्शन क्लास टू क्लास होता है वो नहीं है। सो इन दैट सेंस आई बिलीव वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेंस है जो वो कैरी करते हैं हर वक्त, कि ऑथेंटिक पढ़ना है, ऑथेंटिक कहना है। हिस्ट्री में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का स्पेस नहीं है। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, आप फिजिक्स कर रहे हैं, और आप लैब फिजिक्स कर रहे हैं, वो भी आप रियल फिजिक्स नहीं कर रहे हैं। वरना बाहर तो आप बॉल फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशन से नीचे ही आएगी। यदि आप फिजिक्स लैब में कर रहे हैं तो वो बॉल कहीं बीच में भी रुक सकते हैं क्योंकि आपने स्ट्रिंग बांधी है।
तो वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. सो आई बिलीव इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ डूइंग इट. ओके फाइन. सो मैम लाइक अब आप एक राइटर हैं, आपकी बुक्स मार्केट में हैं, ये आपका पेशा बन चुका है, पैशन. आपने मुझे पहले बताया था कि आपका इंटरेस्ट ही आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन गया है, राइट? सो मैम क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगी टू द अपकमिंग राइटर्स जो कि अब बन रहे हैं, जो कि चाहते हैं इस फील्ड में वो आगे बढ़े? येस, आई कैन से इफ़ दे वॉन्ट टू बी राइटर्स, क्योंकि कुछ लोगों को एक क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाती है कि उनको राइटर बनना है. स्पेशली आई थिंक लड़कों को बहुत जल्दी आ जाती है, लड़कियों को नहीं आ पाती. मैं ये स्पेशली कह रही हूँ क्योंकि एक समय के बाद पेरेंट्स को लगता है कि लड़का नोटबुक लिख रहा है या डायरी लिख रहा है घर में बैठ के, या शाम की अपनी डायरी मेंटेन कर रहा है, तो पेरेंट्स उसको प्रमोट करते हैं. जनरली उस टाइम लड़कियों को आ जाता है बेटा डिनर में हेल्प करवाओ, तुम ये नहीं कर रही हो. एक्सपेक्टेशंस जो हमारी हैं, सो आई बिलीव वो स्पेस सबको देना चाहिए. दूसरा, लड़कियां बहुत जल्दी अपने विचारों को लिख नहीं पाती हैं क्योंकि उनके कन्फ्यूजन्स बहुत हैं. कन्फ्यूजन्स लड़कों के भी उतने ही हैं, बट लड़कियों के ज़्यादा हैं. लड़कों को एक्सप्रेस करने के मीडियम मिले हुए हैं. मीडियम इन द सेंस वो दोस्तों के साथ ऐसी बातें कर सकते हैं. लड़के आपस में, टू गिव यू अ वेरी नीट एंड रूड एग्जाम्पल, लड़कों की गर्लफ्रेंड्स बनती हैं तो दो लड़के आपस में आराम से उसको डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं. लड़की का बॉयफ्रेंड बनता है तो वो 6 महीने तो उसको छुपाती है. 8वें महीने वो धीरे धीरे कुछ बताती है. 10वें महीने तक वो मतलब आई थिंक ब्रेकअप हो जाता है. मैं भी कहने वाली थी क्रैश हो जाता है, बट आई एम सॉरी, ब्रेकअप हो जाता है. तो फिर उसको लगता है कि अच्छा मैंने क्यों बताया. यू आर कॉट इन समथिंग, वो फीलिंग रहती है. लड़कों के साथ वो नहीं रहती है, राइट? तो वो एक रियलिटी को कि ह्यूमंस हैं, इमोशंस डाइवर्ट होते हैं, इमोशंस टुगेदर, यू कैन गेट इमोशंस टुगेदर, दे ऑल्सो रिवर्ट. वो चीज़ लड़कियां नहीं समझ पाती. उनको लगता है कि नहीं, वन इज ऑल, और ऐसा क्यों हो गया, विच इज अगेन वेरी टिपिकल टू नॉर्थ इंडिया. दैट इज नॉट द केस विथ साउथ इंडिया. मैं साउथ इंडिया में 20 दिन फील्ड वर्क के लिए रही हूँ. आई एम टॉकिंग ऑफ थिशूर एंड देयर इज अ विलेज सिक्किल. इन दोनों के बीच में रोज ट्रैवल करती थी और बस से ट्रैवल करती थी. उसका पर्पस सिर्फ इतना था कि लेट मी सी हाउ द सोसाइटी इज. बेस्ट पार्ट इज, आप कभी वो राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, टू से मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, और टू से बिहार, यूपी, हिमाचल, कहीं आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं वहाँ वैसा था. रात को 3 बजे बसों में सिर्फ औरतें हैं. ड्राइवर आदमी है, टिकट काटने वाला आदमी है. रात को 3 बजे भी औरतें ट्रैवल कर रही हैं. रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी, दोपहर को 1 बजे भी, शाम को 4 बजे भी. Every time you find nearly 70% of people are like out of the total population in bus, 70% are women. जब 70% औरतें चल रही हैं और वो काम में हैं, राइट, और वो काम कर रही हैं, आ जा रही हैं, मिल रही हैं, उसी में स्कूल टाइम का क्राउड. लड़के लड़कियां आपस में चल रहे हैं बसों में. लड़के जनरली खड़े हैं, लड़कियां जनरली बैठी हैं. लड़कियां बड़ी आसानी से खड़े होकर लड़कों को सीट दे देती हैं. वो जो इक्वालिटी का सेंस है, अच्छा लड़के यदि छेड़ रहे हैं तो लड़कियां भी इक्वली उनको छेड़ रही हैं. सीनियर लोग उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं. लड़का ओपनली लड़की को बस स्टैंड पे फूल खरीद के पकड़ा रहा है, लड़की खोल के लगा रही है, राइट. सो जो उस एज का जो डिलेमा है कि मुझे पसंद आ रही है या मुझे पसंद आ रहा है, वो उस डिलेमा को कर्ब नहीं होने देते, या कहिए उस डिजायर को कर्ब नहीं होने देते. वो उनको स्पेस देते हैं, तो वो उसी पे खत्म हो जाता है. द स्टूडेंट्स डू नॉट गेट इनटू द बिजनेस ऑफ हाइडिंग थिंग्स, कि मुझे छुपाना है, बताना नहीं है ना, और मैं लव लेटर लिख रहा हूँ तो मुझे स्कूल में देना है, स्कूल के बाद उसी को फाड़ देना है. ये सब नहीं चलता है. वेरी ओपन, थिंग्स आर ओपन. और उनके आसपास वाले लोगों को भी पता है कि इनके साथ गलत ना हो जाए, तो वो तभी गाइड करते हैं जब उनको लग रहा होता है कि हाँ कुछ फोर्स वाला मामला बन रहा है, कुछ वन साइडेड हो रहा है. तो वहां उसको वो बैलेंस करके, इंटरवीन करके, क्योंकि वो ओपनली सोसाइटी में हो रहा है. इसीलिए आप देखते हैं रेप के इतने ज़्यादा इंस्टेंसेस आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो उस लेवल पर डाइल्यूट हो जाता है. क्योंकि वो अंदर नहीं पनप रहा होता, वो वोल्केनो नहीं बनता. सो आई बिलीव वो बहुत ज़रूरी है. और लड़कियों को लिखने देना चाहिए, लड़कियों को एक्सप्रेस करने दें, तो आई बिलीव वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे इश्यूज. और सेम लड़कों के साथ. तो राइटर्स के लिए, फॉर फ्यूचर राइटर्स, नॉट टू डाइग्रेस फ्रॉम योर पॉइंट, आई विल से अलाउ पीपल टू राइट एंड गिव देम ए हैबिट ऑफ राइटिंग. डोंट से कि आईपैड है तो चल पड़ेगा. जब तक आप कलम पकड़कर कागज़ पर नहीं लिखेंगे, जब तक आप अपनी कलम से रिलेट नहीं करेंगे कि मेरा शब्द कैसा बना,
टाइप आप करते हैं तो आपको पता है टाइम्स रोमन में तो ऐसा ही छपेगा, हम्म, कैलिबरी में तो ऐसा ही आएगा, एरियल में तो ऐसा ही टाइप होगा। आप उससे रिलेट नहीं कर सकते। काम वही हो रहा है, हम्म, काम वही हो रहा है, इनफैक्ट आसान हो रहा है। आपको ऊपर नीचे करना है तो कॉपी पेस्ट करके आप कर लेंगे, लेकिन आप कागज पे जब लिखते हैं तो आपकी एक फीलिंग अटैच होती है उससे, क्योंकि इमोशन रहता है कि आपके माइंड और हार्ट दोनों को रिलेट करना है, क्योंकि कागज का एक स्पेस है, वो अपने आप स्पेस लेके अगली लाइन पर नहीं आएगा। आपको स्पेस लेके चलना पड़ेगा कि इस लाइन में इतने ही शब्द आते हैं, अच्छा ये लंबा शब्द आ रहा है तो यहीं से ब्रेक करके नीचे आ जाओ। आप यदि एक कागज पे, टू गिव यू अ वेरी रूड एग्जाम्पल, यदि आप किसी के लिए एक नफरत भरी चिट्ठी भी लिख रहे हैं तो आप जान रहे होंगे अच्छा इसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर जा रहा है। टाइप में क्या है, आपने टाइप कर दिया, उसने ऑटो स्पेस पे ले लिया, आपने ऑटो एडजस्ट जस्टिफाई मारा, प्रिंट निकाला, पकड़ा दिया, तो उसमें कोई इमोशन नहीं है, बस आपने लिख लिया। लेकिन आप जब कागज पे लिख रहे होते हैं तो यू थिंक थ्राइस, दिमाग सोचेगा, हार्ट आपको बताएगा ये सही शब्द है कि नहीं, फिर आप उसको लिखोगे। कंप्यूटर में टाइप होने के बाद आपको लगता है अच्छा सिनोनिम ढूंढ लो, तो अच्छा ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जिसका मीनिंग सबको नहीं आता, ये चिपका दो, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आई बिलीव हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी है, उस पर जोर देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीषा जी, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई भारत के इतिहास के बारे में, बहुत सी बातें बताई जो एक्चुअली नेग्लेक्टेड इश्यूज़ हैं, जो नेग्लेक्टेड जगह हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में, उनके बारे में, इम्पॉर्टेंस जो है हिस्ट्री की उसके बारे में उन्होंने बात की। जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लोगों में, जो लोगों का नेचर है हमारे इतिहास के प्रति, उसके बारे में उन्होंने बात की। फर्स्टली थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। और डेफिनेटली ये वीडियो, ये जो इंटरव्यू आप देख रहे होंगे, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा ही, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। एंड डेफिनेटली आज मैं यहाँ से जाकर इनकी बुक्स पढ़ने वाली ही हूँ। एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप पढ़िए, क्योंकि आप बहुत कुछ जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, भारत ये हमारा घर है, और अगर हमें इसी के बारे में नहीं पता होगा तो ये हम पे थोड़ी शेमफुलनेस की बात है। तो पढ़िए, बहुत कुछ पढ़िए, जैसे उन्होंने बताया, लिखिए। आप भी हाँ लिखिए, लिखना चालू कीजिए, क्योंकि आप लिखेंगे तो आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बयां कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।